अच्छा जी, सबसे पहले फाइनल के अंदर आपको पता ही है, हर सवाल के ऊपर साथ लिखे आ रहे होते हैं कि ओ ये इस सी एल ओ से कॉरस्पॉन्ड करता है, और सी एल ओ में लिखा भी हुआ है कि मेजरमेंट टूल्स में फाइनल लिखा हुआ है एफ 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 राइट। अब जहाँ तक ये सारी बातें हैं, यहाँ पे पहले दो जो हैं, ठीक है, वो तो मिड वन मिड टू वाला कंटेंट है, ठीक है। तो जो नई चीज़ें हैं वो देख लो। परफॉर्म आइगन वैल्यू एनालिसिस एंड यूज़ इट टू डायगनलाइज अ मैट्रिक्स एंड और फाइंड इट्स पावर्स, ठीक है। तो इसका प्रॉबली यही सवाल आ जाएगा कि आपको कोई मैट्रिक्स दी होगी और आपको कहा जाएगा कि इसकी पावर ऑफ 100 निकालो, तो वो तो मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हम डायगनलाइजेशन यूज़ करते हैं, और वो कैसे करनी है वगैरह उसके बारे में आ जाता है फिर सवाल। फिर चैप्टर वो सी एल ओ 4 के अंदर लिखा हुआ है आइडेंटिफाई इनर प्रोडक्ट स्पेसिस ये एंड परफॉर्म ग्राम श्मिट प्रोसेस क्यू आर डिकम्पोजिशन। तो काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि क्विज में भी आया था ग्राम श्मिट ही, तो प्रॉब्ली क्यू आर आ जाएगा अगर फाइनल में आएगा कोई लॉन्ग। तो एक्सप्रेस अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफिकली यूजिंग मैट्रिसेस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। अच्छा, तो पहले ये जो मैंने इसलिए दो बोले हैं वो तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, चलो ठीक है इसका एक लॉन्ग आ जाएगा, इसका एक लॉन्ग आ जाएगा, क्योंकि पास्ट पेपर्स में भी हमेशा ऐसे ही आया जितने भी मैंने देखे हैं। आखिरी वाले के अंदर क्या आएगा, चैप्टर 8 के अंदर क्या आएगा, तो मैंने देखा किसी हद तक ना, मतलब वो ए बी सी करके छोटे पार्ट्स में ना शॉर्ट क्वेश्चन ही आए हुए हैं। स्प्रिंग 24 के मैंने ख्याल पेपर देखे, लेकिन हो सकता है कि डिफरेंट भी हो जाए। खैर कवर तो मैं सारा कुछ ही करूँगा। अच्छा ठीक है, सबसे पहले 1.8 का थोड़ा सा है जो मैंने कभी पहले कवर नहीं किया था और आगे पढ़ने के लिए ज़रूरी है, ठीक है, कि लीनियर ट्रांसफॉर्म्स क्या होते हैं। अब लीनियर ट्रांसफॉर्म्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली फंक्शंस होते हैं वेक्टर्स के। वो एक किस्म के वेक्टर लेते हैं और आपको दूसरी किस्म का वेक्टर आउटपुट में दे देते हैं। तो यहाँ पे आर एन इंटू आर एम की बात की हुई है, टी आर एन आर एम। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो वेक्टर स्पेस आर एन से वेक्टर स्पेस आर एम तक आपको लेके जा रहा है, ठीक है। आप इसको एक इनपुट यू देते हो जो आर एन में एग्जिस्ट करती है, तो ये आपको आर एम के अंदर एक वी देता है। अब अभी भी कुछ लोगों को आर एन आर एम का नहीं पता होता, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है ये कि आर स्क्वायर है यहाँ पे लिखा हुआ। इसका मतलब है कि सारे जो इसके एलिमेंट्स हैं ना वो इस तरह से होंगे, ऑल एलिमेंट फॉर ऑल एक्स जो भी है, खैर वो इस तरह से होंगे एक्स कॉमा वाई। और यही अगर 3 होता तो यहाँ पे जी भी आ जाता, और इसी तरह से अगर 4 होता तो एक चौथा आ जाता। तो ये आर स्क्वायर आर 3 का मतलब होता है, ये आर स्पेसेस जो होते हैं। खैर वेक्टर स्पेसेस वाले में सारा कुछ कवर्ड है मिड 2 वाली वीडियो में, अगर नहीं पता आपको प्रॉब्ली देख लेनी चाहिए क्योंकि चैप्टर 4 भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा खैर, अब लिनियर ट्रांसफॉर्म्स जो होते हैं, ये तो ट्रांसफॉर्म हो गया ना, चलो ठीक है, एक ऐसी चीज़ है, ये ट्रांसफॉर्म है जो एक इनपुट लेती है और कोई आउटपुट देती है फंक्शन की तरह, ठीक है। लिनियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? लिनियर ट्रांसफॉर्म एक ऐसा ट्रांसफॉर्म होता है जिसके अंदर ये दो प्रॉपर्टीज़ होल्ड करें कि टी यू प्लस वी, मतलब आप वेक्टर एडिशन करो और जो रिज़ल्ट आए उन दोनों को इंडिविजुअली ट्रांसफॉर्म करने के बाद एडिशन करके जो आंसर आता है उसके बराबर हो। इसी तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वही है। तो कोई ख़ास बात नहीं है, बस ये दो छोटे से रूल्स हैं। एग्जाम्पल्स काफ़ी ज़्यादा किताब में लिखी हुई हैं जिसके अंदर खाली ये दो प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई की गई हैं डिफरेंट ट्रांसफॉर्म्स में, ठीक है, बस समझाने के लिए। खैर अब इसके अलावा एक और चीज़ होती है स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बेसिकली इज़ अ मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे लिखा हुआ ना कि लिनियर ट्रांसफॉर्म्स मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। इसका ये मतलब है कि हर लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट हो सकता है। तो और वो इस तरह से होता है कि अगर आपके पास कोई इनपुट है x, ठीक है, तो वो इस तरह से हो जाएगी t मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल्स t ऑफ x, इस तरह से समझ लो। और यहाँ पे ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स होगी, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को जिससे आप मल्टीप्लाई करो ना अपने वेक्टर को, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आए वो उसका ट्रांसफॉर्म का रिज़ल्ट आए। तो यहाँ पे सवाल में हमें ना एक ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन दी हुई है और हमें कहा हुआ है कि इसकी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स निकालनी है। तो आप देख सकते हो R2 से R3 में जा रहा है, ठीक है, तो 2 नंबर्स की जगह 3 नंबर्स पे आ गया, ऐसा वेक्टर है। और शुरू में इनपुट थी x1 x2 और वो क्या बन गई है। तो अगर आपके पास कोई रियल नंबर्स होते हैं यहाँ पे x1 x2, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको और 3 स्पेस में आराम से निकाल सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे x1 0 होता और x2 1 होता तो ये बन जाता 0 + 1, पहली वाली एंट्री 1 बन गई। इसी तरह यहाँ पे -3 आ जाता और यहाँ पे +1 आ जाता, तो ये 0 -3 1 बन जाता। तो 0 1 के लिए आउटपुट ये दे रहा है ये वाला फंक्शन हमें। अब
खैर शायद गलत यहाँ पे बोला है, यहाँ पे वन आ रहा है, फिर भी खैर जो भी है डजेंट मैटर, वो बेसिक एग्जाम्पल थी। अच्छा, अब समझ आ गया कि ये है क्या हमें दिया हुआ। अब जो मैट्रिक्स निकालनी है, कैसे निकालनी है, तो सबसे पहले वो स्टैंडर्ड बेसिस आप पकड़ते हो आई जे, ठीक है, कि 1 0 और 0 1, और उनको ट्रांसफॉर्म में डाल देते हो। जो आपके पास आंसर आते हैं ना, आप उनको इस तरह से ना एक साथ मैट्रिक्स में लिख देते हो डिफरेंट कॉलम्स के अंदर। ये आपके पास एक कॉलम है, ये आपके पास एक कॉलम है, आप इन दोनों कॉलम्स को एक साथ जोड़ देते हो तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाती है ए, जो कि हमारी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स कहलाती है। तो आप वेरीफाई करना होगा। अच्छा जी, खैर तो ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके का मसला नहीं है। एनीवेज इन्होंने बस ये वेरीफाई किया है एंड पे कोई जनरल वेक्टर लिए और उसके साथ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखे तो आंसर वही आया जो आना चाहिए था, जो उन्होंने शुरू में डेफिनेशन दी हुई। तो इससे पता चलता है कि ये वैलिड है, ठीक है। अब बहुत सिंपल था, अब आगे चलता है। इसी तरह से एक और ट्रांसफॉर्म हमें दिया हुआ है, लेकिन इस बार ना हमें ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन की जगह ना 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं 2 इनपुट्स के लिए। पहले हमें पूरी डेफिनेशन दी हुई थी ट्रांसफॉर्म की कि इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू डालोगे ना तो आपको मिल जाएगा कि अगर आप जैसे एफ ऑफ एक्स होता है ना, आपको ये बेसिकली ये है कि आपको फंक्शन एक्स की डिस्क्रिप्शन देने की जगह आपको एफ ऑफ 0 दे दिया हुआ है और एफ ऑफ 1 दे दिया हुआ है कि क्या आउटपुट दे रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये टी ऑफ -1 1 इक्वल्स -5 5, टी ऑफ 2 -1 इक्वल्स 7 -6, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगा स्टैंडर्ड मैट्रिक्स को, अब ये सवाल है। तो बेसिकली आप वेक्टर 1 और वेक्टर 2 इसको कहेंगे हम, -1 1 और 2 -1 को, ठीक है। तो अगर हमने अब वो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स निकालनी हो, कैसे निकालेंगे? बेसिकली आप पहले एलिमेंट्री वो जो होता है क्या कहते हैं स्टैंडर्ड बेसिस जो होती हैं, उनमें से पहली वाली बेस पकड़ी और दूसरी वाली बेस पकड़ी, बारी बारी उन दोनों को ना अपने V1 और V2 की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, जिनके लिए हमें आउटपुट दी गई है, ठीक है। अब आपके पास ये इस तरह से आ गया, आपने C1 C2 निकाल लिया, K1 K2 निकाल लिया, आपके पास आ गए इन 2 लीनियर सिस्टम्स के आंसर्स। हमने इस तरह से लिख लिया था ना इनको। तो अब क्या होगा? अब बेसिकली आपके पास T10 आप चाहते हो और T01 चाहते हो, ताकि आप लास्ट टाइम की तरह इस तरह से जोड़ लो उनके रिजल्ट्स। अब हमने बेसिकली किया ये है कि T10 को और T01 को इन टर्म्स ऑफ द गिवन इनपुट फंक्शंस लिख लिए और उसके बाद दोनों साइडों पे ट्रांसफॉर्म ले लिए। यहाँ पे था ना हमने जो बेसिस हमें चाहिए थे जिनके लिए हम ट्रांसफॉर्म के आउटपुट चाहते थे, हमने उनको इन टर्म्स ऑफ दोज फंक्शंस वेक्टर्स लिखा है जिनके लिए हमें आउटपुट पता है। फिर हमने दोनों साइडों पे ट्रांसफॉर्म ले लिए, तो उससे हमारे पास ये आ गया 2t -1 1 t 2 -1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो पिछला वाला स्टेप था उसका क्या तुक बनता था, फिर वो ये था कि हमें कोएफिशिएंट्स पता चल जाए क्या क्या है, क्योंकि ये यही है ना कि इसको एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन लिखे, फिर दोनों साइडों पे ट्रांसफॉर्म ले लिए। और ये जो ब्रैकेट्स अलग-अलग हुई हैं, ये वही वाला रूल लगा जो लीनियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में थे ना, 2 प्रॉपर्टीज़, वही 2 लगी हुई हैं। खैर ठीक है। फिर एंड पे आपके पास इन 2 स्टैंडर्ड बेसिस के लिए भी आंसर आ जाएगा 2 -1 -3 4, तो आप उससे मैट्रिक्स बना लो अगर आपके पास आ गई स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। तो टू समराइज़ यही किया है कि हमने हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस में आंसर नहीं था, तो हमारे पास जिनमें था हमने उनके अंदर एक्सप्रेस कर दिया 1 0 0 1 को, और फिर हमने उससे वो वैल्यू निकाली और आगे से वही चीज़ जो पिछले सवाल में थे, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2, ये बेसिकली चैप्टर 4 का वो हिस्सा है जो मिड 2 में इंक्लूडेड नहीं था। अभी मैं पहले बात कर रहा था चेंज ऑफ बेसिस वगैरह की, एक्सप्रेस इन बेसिस वगैरह की, तो ये उसके लिए रेलिवेंट है कोऑर्डिनेट मैप्स। कोऑर्डिनेट मैप एक ऐसा ट्रांसफॉर्म होता है बेसिकली जिसको आप इनपुट देते हो, फॉर एग्जांपल R2 के अंदर विद द बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस दे दें आपने, ठीक है, 0 1 के साथ और 1 0 के साथ, और वो जो आपको आउटपुट देगा ना वो एग्जैक्टली वही फंक्शन देगा, वही वेक्टर देगा, बट expressed in a different basis for the same vector space। तो हो सकता है कि वो इस तरह की कोई बेसिस में कर दें, ठीक है। तो ये भी एक बेसिस ही है इसकी, अगर आपने वेरीफाई करना हो कर लेना। तो हो सकता है ये चेंज ऑफ बेसिस है बेसिकली, ठीक है। तो आपके पास u आता है
एक्सप्रेस्ड इन नॉर्मल स्टैंडर्ड वेक्टर्स। उसके बाद यहाँ पे जो आप वो u ही आपको मिल रहा है लेकिन एक्सप्रेस्ड इन बेस b, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि ये u के कोऑर्डिनेट्स हैं रिलेटिव टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे एक्स वाई की जगह हमारा ये अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम होएगा तो u के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में? वही वेक्टर है, बस कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफरेंट है हमारा। ठीक है, अ बेसिस एस फॉर वेक्टर स्पेस वी, अ वेक्टर वी इन वी, ठीक है। हाँ, अगर आपको ये दो चीज़ें दी जाएँ कि ये बेसिस है मेरी, मैंने बी कहा था, यहाँ पे एस कहा हुआ है और एक वेक्टर है, तो आपको ये आउटपुट मिलेगी, वही चीज़ है। एनीवेज ठीक है, अब राइटिंग नोटेशन थोड़ी सी देख लो, मैंने पहले भी यूज़ किया है। बेसिकली आपके पास अगर ये गिवन बेसिस है, ठीक है, यहाँ पे, और ये आपके पास कोई वेक्टर है, आप इस वेक्टर को अगर ये एस के स्पैन के अंदर है, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस वेक्टर्स, ठीक है, v1 v2 vn के लीनियर कॉम्बिनेशन में आपने लिख दिया v को। अब ये जो वैल्यूज़ होंगी ना c1 c2 cn, ये होंगी एक्चुअली आपके कोऑर्डिनेट्स इन द न्यू बेस, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि वी एस आउटपुट मिलती है। तो वी एस इसके बराबर होगा कि जिन कोएफिशिएंट्स की मदद से आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो इसके v को। और अगर आपने एम्फेसाइज करना हो कि ये मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में कर रहा हूँ, तो आप राउंड ब्रैकेट्स की जगह यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल देते हो। तो ये राइटिंग नोटेशन थोड़ी सी समझ लो क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होनी है। आगे चेंज ऑफ बेसिस आ गई। अच्छा, ये थोड़ी सी उसकी पीछे की थ्योरी है, आप बेशक स्किप कर सकते हो, लेकिन मेरा ख्याल है इससे आपको कम से कम आगे जाके सॉल्व जब हम कर रहे होंगे समझ आ जाएगी क्या हो रहा है। तो ये हमें दो बेसिस दी हुई हैं, बी और बी प्राइम, ठीक है। सबसे पहले हम बेस 1 के जो वेक्टर्स हैं ना, उनको एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी प्राइम वेक्टर्स लिख लेते हैं। तो इससे जो हमें मिलेंगे ना ए बी और सी डी, वो हमारे बेस वेक्टर्स के u1 u2 के वो होंगे कोऑर्डिनेट वेक्टर्स इन बेस प्राइम बी प्राइम, ठीक है। मतलब जो दूसरी बेस है उसके अंदर हमने एक्सप्रेस कर दिया u1 और u2 को। अब इसको हम यहाँ पे फ़िलहाल छोड़ देते हैं, ये इक्वेशंस हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम एक जनरल वेक्टर कोई v लेते हैं, ठीक है, इन द सेम वेक्टर स्पेस जिनके ऊपर हम चेंज ऑफ बेसिस ऑपरेशन कर रहे हैं। k1 u1 प्लस k2 u2 की फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब जो हमारी स्टार्टिंग बेस थी उसकी रिलेटिव हमें एक वेक्टर मिला हुआ है। अब हमने करना ये है कि हमने जो पीछे ये इक्वेशंस बनाए थे ना u1 और u2 की लीनियर कॉम्बिनेशन बना के, हमने वो इस्तेमाल कर लेनी है। तो u1 के अंदर वो वैल्यू पुट कर देनी है, u2 के अंदर वो वैल्यू पुट कर देनी है। इससे हमें मिल जाता है एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर v एक्सप्रेस हुआ है इन टर्म्स ऑफ u1 प्राइम एंड u2 प्राइम, मतलब जो टारगेट बेस है। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपको पता चलेगा कि आपने बेसिकली v को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 प्राइम और u2 प्राइम लिख लिया, और उससे हम कह सकते हैं कि v इज़ एक्सप्रेस्ड इन b प्राइम। तो इन्होंने बस थोड़ा सा हिस्सों में तोड़ दिया, तो उन्होंने कहा कि इसको हम इस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं। और यहाँ तक जो है ये थ्योरी है, ये आपको लाइक ना भी आए समझ, नहीं तो कुछ नहीं होता। फ़र्क ये पड़ता है कि आपको बस ये नोटेशन की समझ आ जाए और समझ आ जाए कि हो क्या रहा है इन सवालों के अंदर। खैर, कि जो हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। तो ये चेंज ऑफ बेसिस का फॉर्मूला है कि आपके पास अगर आपने किसी नई बेस में आना है वी बी प्राइम में, तो आप p से मल्टीप्लाई करते हो, और p यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका निकालने का तरीका ये है बेसिकली। अभी हम उसके ऊपर आएंगे, अभी सोल्यूशन के ऊपर ना बेसिक गौर करो। ये इसका फॉर्मूला है कि आप किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो ओरिजिनल वेक्टर को इन वट एवर बेसिस जो आपको दी हुई थी स्टार्टिंग बेसिस, और आपको फिर आंसर ये मिला, ठीक है। तो इस तरह की मैट्रिक्स p को ना हम कहते हैं ट्रांजिशन मैट्रिक्स, और उसके अंदर पड़ा ये होता है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसी जो मैट्रिक्स है जिससे मल्टीप्लाई करके आप स्टार्टिंग बेस से टारगेट बेस में जा सको, उसके अंदर होता क्या है। तो ये स्टार्टिंग बेस के ही वेक्टर्स हैं सारे, हर कॉलम में स्टार्टिंग बेस के वेक्टर्स लिख दिए हैं, लेकिन एक्सप्रेस्ड इन द सेकंड बेस। जो हमने यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन कहा था ना, ये वही चीज़ है। यहाँ पे ए बी आ गया, यहाँ पे सी डी आ गया। तो ये जो यहाँ पे बात हुई थी कि हम u1 के वेक्टर्स को u1 प्राइम वगैरह के u1 प्राइम u2 प्राइम की टर्म्स में एक्सप्रेस करता है। तो ये बस हिस्सा है। अच्छा चलो ठीक है, अब सवाल करते हैं ताकि समझ आ जाए। समरी बता ही देता हूँ। अच्छा हाँ, उससे पहले ये एक आखिरी बात कि
ये जो है ये बी से बी प्राइम जाने के लिए है, और बी प्राइम से बी आने के लिए ये है कि अंदर जो अब ये स्टार्टिंग है ना, तो जो स्टार्टिंग बेस है उसके वेक्टर्स अंदर आएंगे, और जो टारगेट बेस है हम उसके अंदर उन बेस वेक्टर्स को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा। समरी चेंज ऑफ बेसिस फ्रॉम बी, अच्छा हाँ ठीक है। अब अगर आपको सवाल आता है, अभी हम सॉल्व करेंगे भी, लेकिन अगर आपको सवाल आता है कि आपने एक बेस से दूसरी बेस में कन्वर्ट करना है किसी गिवन वेक्टर को, आपको दोनों बेसिस दी हुई हैं, तो आपने हर वेक्टर इन द बेस बी जो स्टार्टिंग बेस है आपने उसको एक्सप्रेस करना है बी प्राइम के अंदर। फिर बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन मैट्रिक्स जो भी हमने डिस्कस की है, हमें पता है कि पी एक ऐसी मैट्रिक्स है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज ऑफ बेसिस हो जाएगा, और उसके अंदर ये पड़ा होता है। तो आपने जो भी वैल्यूज़ पुट की हैं आपने उनको बस एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देना। तो जो अभी तक सारी वैल्यूज़ निकाली हैं उनको बारी बारी ऐसे ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। और फिर ये आपके पास आंसर आ गया कि ये मेरे पास फॉर्मूला चेंज ऑफ बेसिस के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कंसिडर द बेसिस बी एंड बी प्राइम फॉर आर स्क्वायर। तो वेक्टर स्पेस हमारे पास आर स्क्वायर है, बी और बी प्राइम हमें बेसिस दी हुई है। उनके अंदर क्या वेक्टर्स हैं, u1 u2 u1 प्राइम u2 प्राइम, वो भी दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमें कहा क्या गया, फाइंड द ट्रांजिशन मैट्रिक्स पी बी टू बी प्राइम फ्रॉम बी टू बी प्राइम। तो बी से बी प्राइम के लिए अगर हमने चेंज ऑफ बेसिस करनी है तो मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, हमें मैट्रिक्स दे दो बस, ठीक है। तो वही बात कि सबसे पहले आप u1 को और u2 को इन टर्म्स ऑफ टारगेट बेस लिखते हो, स्टार्टिंग बेस के एलिमेंट्स को इन टर्म्स ऑफ टारगेट बेस लिखते हो। ये बेसिकली आप लिनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख रहे हो। आपने अगर ये नहीं समझ आ रहा कैसे करते हैं तो रियल वैल्यूज़ के साथ मैं एक बार करके दिखाता हूँ हल्का फुल्का, लेकिन ये असल में मेड 2 का ही कॉन्टेंट है, उधर से देख लो, अगर नहीं पता। u1 इक्वल्स a u1 प्राइम प्लस b u2 प्राइम, ठीक है। हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि a और b क्या होंगे, तो हम बेसिकली करते ही हैं कि अगर ये x कॉमा वाई है, या इसको मैं a b कह रहा हूँ, नहीं वो तो पहले ही टेकन है, चलो x कॉमा वाई कह लेते हैं। और ये आगे फिर आगे आपके पास u1 प्राइम के अंदर x1 y1 प्लस b इंटू x2 y2। तो अगर आप गौर करो इसके ऊपर तो ये बन जाएगा, अगर आप इसको ऐड करोगे ये बन जाएगा ax1 प्लस bx2 कॉमा उसी तरह से y के लिए। फिर आपके पास ये जो दो आ गए हैं यहाँ पे, ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे ऑब्वियसली। तो ये आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गए दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए, x और y को, सॉरी a और b को। बकाया सारी चीज़ें आपको पता होंगी, आपको वेक्टर भी पता है, आपको u1 प्राइम और u2 प्राइम का भी पता है, तो आराम से आप a और b निकाल सकते हो कि अब आपके पास इक्वेशंस आ गई हैं कि x इक्वल्स ax1 प्लस bx2, और हमें पता है यहाँ पे x1 x2 और x की वैल्यूज़ क्या हैं, तो a प्लस आपने a और b के लिए सॉल्व करना, तो इस तरह से ये निकाला जाता है। अब बार बार ये ऑपरेशन यूज़ हो रहा है, इसलिए मैं बस ये कह दिया करूँगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिए, लेकिन बैक एंड पे ये हो रहा है। अगर नहीं समझ आई तो ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए मैं 2 वाली वीडियो देखा, मैं रिपीट नहीं करने वाला और काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है। अच्छा जी, हमने उन दोनों को एक्सप्रेस कर दिया इन द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये उनके कोऑर्डिनेट वेक्टर्स लिख दिए। तो ये यहाँ पे -1 आ रहा था और +1 आ रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी -1 +1 लिख दिया। इसी तरह से u2 के लिए 2 और -1 लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ा, हमारे पास ट्रांजिशन मैट्रिक्स आ गए। इसी तरह से एक और सवाल है बिल्कुल उसी तरह का, उन्होंने b से b प्राइम की जगह b प्राइम से b आने को कहा हुआ है। आप अगर सॉल्व करते हो आपको उसी तरह से उसी प्रोसीजर को करते हो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाते हैं। अगर आप गौर करो ना ये दोनों काफ़ी मिलती जुलती हैं, बस वो डायगोनल एलिमेंट्स माइनस हो गई हैं। तो क्या इनके बीच में कोई फॉर्मूला निकल सकता है? तो हाँ निकल सकता है। वो ये है कि अगर आप किसी ट्रांजिशन मैट्रिक्स का इन्वर्स लेते हो ना तो आपको उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल जाता है। तो उसके पीछे बेसिकली आप इस फॉर्मूले को भी अगर गौर से देखो ना आपको समझ आ जाएगी। आप इस मैट्रिक्स के अंदर लेफ़्ट साइड पे दोनों एलिमेंट्स के p इन्वर्स को मल्टीप्लाई करो तो वो बन जाएगा p इन्वर्स वी बी प्राइम इक्वल्स वी बी, ठीक है। तो ये बन रहा है, ये वी बी प्राइम इक्वल्स पी वी बी था ना,
इसके अंदर मैं दोनों साइडों पे अगर पी इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास आता है वी बी इक्वल्स पी इनवर्स वी बी प्राइम। तो पी इनवर्स वो मैट्रिक्स है जिससे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी वेक्टर को इन बी प्राइम टू प्रोड्यूस अ वेक्टर द सेम वेक्टर इन बेस बी, ठीक है। तो इस तरह से इन्वर्टिबिलिटी आ गई। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी हमें समझ आ गया क्या है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट 1 था इसलिए खाली साइन चेंज हुए में, या पता नहीं डिटर्मिनेंट -1 था, जो भी है। फास्टर मेथड टू फाइंड ट्रांजिशन मैट्रिसेस। अच्छा, ये तो हमने एक मेथड देख लिया। उसके अलावा एक और मेथड भी है, वो बस आप बेसिकली जो नई बेसिस है ना जिसके अंदर आप जाना चाह रहे हो, टारगेट बेस, उसको लेफ्ट पे लिखते हो और राइट साइड पे लिख लेते हो ओल्ड बेसिस को। और ये इस तरह से लिखते हो कि अगर आपके पास ये वेक्टर है u1 1 0, राइट, तो मैं उसको लिख लूँगा 1 0। इसी तरह से अगर मेरे पास 0 1 है तो मैं उसको इस तरह से लिख दूँगा। और यहाँ पे मेरे पास स्टार्टिंग बेस आ जाएगी, हो सकता है कि वो इस तरह से 1 1 0 1 हो। तो मैं बेसिकली मेरा गोल ये होगा कि मैं यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊँ। अगर पहले की बनी है तो ठीक है, वही आपका आंसर है जो यहाँ पे आ गया। स्टैंडर्ड बेसिस के अंदर तो यही होता था ना कि आप बस जोड़ देते थे। अभी 1.8 में भी देखा था, लेकिन ये थोड़ी जनरल बात हो रही है कि इसके अंदर स्टार्टिंग बेस कोई भी हो तो क्या होगा। खैर, आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स ही बेस आ गई यहाँ पे जिसके अंदर आप आना चाह रहे हो, और ये आपके पास ओरिजिनल बेसिस आ गए। तो रो ऑपरेशन से इस वाली साइड को आई बनाओ, जो आपके पास राइट साइड पे आएगा ना वो ट्रांजिशन मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये उसकी एग्जांपल भी है, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं, समझ तो आ गई कॉन्सेप्ट क्या है। तो जौन सा मर्जी मेथड यूज़ कर लो। एनीवेज, अब अगला यूनिट आ गया, ये है मैट्रिक्स स्पेसेस टॉपिक। अब मैट्रिक्स स्पेसेस बेसिकली ऐसी स्पेसेस होती हैं जो एक मैट्रिक्स से डिराइव हुई है, इसलिए इसको मैट्रिक्स कहा गया है। तो रो स्पेस, कॉलम स्पेस, नल स्पेस, ये 3 स्पेसेस हैं जो हम एक किसी भी मैट्रिक्स के अंदर से निकाल सकते हैं। ये आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई, नॉन स्क्वायर भी हो वैसे, कोई भी मैट्रिक्स आ गया आपके पास जनरली, तो आप उसकी रो स्पेस और कॉलम स्पेस और नल स्पेस निकाल सकते हो। तो अब समझ लेते हैं ये है क्या। रो स्पेस होती है सब स्पेस ऑफ आर एन स्पैन्ड बाय द रो वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अगर हम अस्यूम करें कि ये जो इसके अंदर रोज है ना, वो सारी ना किसी लाइक एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रही हैं, कि ये एक वेक्टर है, इसको v1 कह लो, ये v2 है और ये v3 है। तो इन तीनों वेक्टर्स का जो स्पैन है ना, स्पैन ऑफ v1 v2 v3, वो होगी रो स्पेस। इसी तरह से कॉलम स्पेस है, वो आपको समझ आई गई हो कि क्या है, बस कॉलम्स को वेक्टर कह लो, कॉलम वेक्टर्स की फॉर्म में अगर हमने लिखा हो तो ये हो जाएगा। अब ये हमें कोई भी मैट्रिक्स ने हम उसकी रो स्पेस और कॉलम स्पेस निकाल सकते हैं। अभी उसके ऊपर आएंगे कैसे निकालनी है, क्या डिटेल्स हैं, लेकिन बस कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, ठीक है, आगे चलते हैं। नल स्पेस, नल स्पेस होता है ऑल वेक्टर्स एक्स सच दैट ए एक्स इक्वल्स नल, ठीक है। तो आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है ए, ठीक है, उसका अगर आपने उसकी नल स्पेस निकालनी हो तो ये है बस इसका तरीका कि अगर आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स थी ना, यहाँ तक आपके पास मैट्रिक्स है, आप यहाँ पे एंड पे 0 0 डाल के इसकी वो निकल गई, क्या कहते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो आप बस रो ऑपरेशंस करोगे, इसको आई एन की फॉर्म में ले आओ, अगर कोई रो 0 आउट होती है तो होने दो, तो एंड पे आप सोल्यूशन निकाल लो। जो सोल्यूशन होएगा ना इसका, वो नल स्पेस होएगी, ये होता है। तो आगे चलते हैं। ये इन्होंने थोड़ी सी मेरे ख्याल है बस अपनी एग्जिस्टेंस जस्टिफाई करने के लिए ना कुछ उसकी एप्लीकेशंस बताई हुई हैं, जो कि हमें तो नहीं पढ़ाई, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं पढ़ाया। अ सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस ए एक्स इक्वल्स बी इज़ कंसिस्टेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ बी इज़ इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए। अगर कोई भी आपको लिनियर सिस्टम मिल जाता है, कोई भी आपको इस तरह की ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम देखते थे, उसके जैसी चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे आपके पास ए है, कोई मैट्रिक्स है कोएफिशिएंट्स की, और यहाँ पे आपके पास वो वेरिएबल्स की मैट्रिक्स है, और यहाँ पे आपके पास आंसर्स की मैट्रिक्स है। तो आपके पास कोई भी इस तरह का सिस्टम आ जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ तब कंसिस्टेंट होएगा अगर जो बी है ना एक्स की कॉलम स्पेस में एग्जिस्ट करता है। तो कॉलम स्पेस यही था ना कि अगर सारे कॉलम्स के स्पैन देखें तो कॉलम के स्पैन में आ रहा है या नहीं आ रहा, यानी
इसके कॉलम वेक्टर्स जो हैं C1 C2 एट्सेट्रा के लिनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है बी को, सिर्फ और सिर्फ तब सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वरना इनकन्सिस्टेंट होंगी ये। इसके मुझे कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पता नहीं आती है या नहीं आती, बस एक एग्जांपल के अंदर कहा हुआ था कि ये वेरीफाई करो प्रॉपर्टी, तो उसके अंदर यही करना था कि लिनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख देना था आपने बी को, वेक्टर बी को आपने कॉलम 1 कॉलम 2 की टर्म्स पे लिख लेना था। तो इस तरह से है ये। और अगर नहीं लिखा जाता, अगर इम्पॉसिबल होता है कि नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, तो फिर आप फिर कहते हो कि ओके इनकन्सिस्टेंट, या फिर आप वही होता है ना अगर यहाँ पे लाइक 0 = 1 आ रहा होता या इस तरह से कुछ होता। खैर अच्छा जी, इसी तरह से नीचे एक और भी है, वो वाला मैं करूँगा नहीं, वो पर्टिकुलर जनरल सोल्यूशन में डिस्क्रीट वाली बातें हैं, मैं नहीं कर रहा। वैसे नहीं, ये वो वाला तो नहीं, शायद मैंने काट दिया था। इफ़ एक्स नॉट इज एन सोल्यूशन एक्स इक्वल्स बी, इफ एक्स, ठीक है हाँ वही है, पर्टिकुलर जनरल सोल्यूशन वाली शिट है, मैं नहीं कर रहा। नहीं आएगी प्रॉब्ली। एनीवेज, बेसिस फॉर रो एंड कॉलम स्पेसेस। अच्छा, अगर आपने रो और कॉलम स्पेसेस की बेसिस निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे? तो याद करो कि बेस होती क्या है। बेस होती है कि स्पैन कर रहा है और लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ऑब्वियसली अगर आप स्पैन ऑफ रो करोगे, ठीक है, मैं एल आई लिख रहा हूँ खाली, नाइस यार, डब्ल्यू बैकग्राउंड नॉइज। अच्छा, अगर आप स्पैन ऑफ ऑल रोज लिख लेते हो, आपके पास अगर 3 रोज हैं तो आप लिख देते हो स्पैन ऑफ R1 R2 R3, आपके पास ये 3 आ गए, राइट। आप कहते हो चलो ठीक है, इससे मुझे मिल जाएगा। अब बात सिर्फ रह गई कि लिनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है ये जो अंदर वेक्टर्स पड़े हुए 3, अगर ये आपस में लिनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे तो ये एक बेसिस भी हैं अपनी रो स्पेस की ही। और अगर एक ऐसा है जो एक्स्ट्रा है, मतलब R3 को मैं R1 और R2 की टर्म्स एक्सप्रेस कर सकता हूँ, तो आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस खाली R1 R2 होगी, राइट। तो रो स्पेस की बेसिस से मुझे पता था खाली R2 R1। तो ये एक्चुअली सवाल में करेंगे कैसे, वो हम करेंगे रो एशेलॉन से। रो एशेलॉन की एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप उसको कोई यहाँ पे रो वेक्टर्स दे देते हो फॉर एग्जांपल, चलो वैसे ठीक है, या ये आपके पास एक मैट्रिक्स है इस तरह से, आप इसको रो एशेलॉन में ले आते हो या रिड्यूस्ड रो एशेलॉन, आपकी मर्जी, ठीक है। ये आपके पास फॉर्म बन गए। अब गारंटीड है कि अगर यहाँ पे लीडिंग 1 है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे कोई चीज़ 0 आउट हो जाती है तो इस रो में जो ओरिजिनली था ना वो एक्चुअली आपको नहीं चाहिए। ये वाला जो है ना, आप इन टर्म्स ऑफ अदर रोज एक्सप्रेस कर सकते हो। तो आप खाली ये वाली रोज़ पकड़ोगे, यही खाली आपकी रोज़ होंगी R1 और R2। अब ये नहीं है कि आप ओरिजिनल मैट्रिक्स में से वो R1 R2 ले रहे हो, वैसे मेरा ख्याल है वो भी करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इन्होंने कहा है कि खाली पिवटल रोज़ लेनी है। तो अगर पिवटल रोज़ भूल गए, मिड 1 वाला कंटेंट है कि आपके पास ये मैट्रिक्स है जिसकी हम रो स्पेस और कॉलम स्पेस की बेस निकालने वाले हैं। अगर अभी तक कुछ समझ नहीं आया तो अब आ जाएगा, क्योंकि अब मैं सीधा सोल्यूशन बताने वाला हूँ कैसे करते हैं। आपके पास कोई मैट्रिक्स है जनरल, ठीक है, ABCD जो भी लिखा है यहाँ पर, आप इसको ले आते हो रो एशेलॉन में यूँ, ठीक है, यहाँ पे जो मर्जी बकवास लिखी है। अब आपने देखना है कि कहाँ कहाँ लीडिंग वंस आ रहे हैं। तो ये एक रो है जिसकी इसको एक पिवटल रो कहेंगे, इसको एक पिवटल रो कहेंगे। मैं एक एग्जांपल डाल दूँ जहाँ पे पिवटल रो नहीं है, उसके लिए आप कह दो ये वाली रो 0 आउट हुई हुई है, ठीक है। तो ये एक पिवटल रो नहीं है। तो आपका जो आंसर होएगा ना, बेसिस क्या है, तो वो यही होगा कि एक बेस है 1 AB और एक बेस है 0 1 C, ठीक है जी। तो ये आपके पास नाइस यार, जो सेट आ गया वेक्टर्स का, ये आपकी बेसिस है फॉर द रो स्पेस। इसी तरह से कॉलम स्पेस निकालनी है तो ये नहीं होगा। कॉलम स्पेस निकालनी है तो इसके जैसा ही है कॉन्सेप्ट कि आप पहले रो एशेलॉन में तो लाते हो और आप लीडिंग वंस भी आइडेंटिफाई करते हो कहाँ पे आ रहे हैं। फर्स्ट करो यहाँ पे नहीं आ रहा, पिछली एग्जांपल की तरह मैं कर देता हूँ यहाँ पे 0। तो अब आप यहाँ पे जो कॉलम्स आ रहे हैं आप ये नहीं उठाओगे, बल्कि आप जो लोगे वो होगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या नाम है अपना, कॉलम्स इन द ओरिजिनल मैट्रिक्स। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचो
तो वैसे नहीं ना ही सोचो, ठीक है, डन, इतना ही है इसमें। आ, मैं डिटेल में नहीं पढ़ता, ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि ये जो कॉलम 1 और कॉलम 2 हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी बिफोर, अच्छा देखो ना, अगर ये है ए रेफ के रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म ऑफ ए, तो मैं ए के कॉलम्स जो है ना, कॉलम 1 और कॉलम 2 लूँगा, जबकि पहले मैं रिड्यूस्ड वो नहीं, रो एशेलॉन फॉर्म के जो थे रोज़ वो मैं उठा रहा था। तो ये फ़र्क है थोड़ा सा बीच में, कि इसके अंदर आप खाली पिविटल रोज़ उठा लेते हो, जबकि इसके अंदर आप पिविटल कॉलम्स के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स फ्रॉम द ओरिजिनल मैट्रिक्स ले लेते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालते हैं बेसिस फॉर रो एंड कॉलम स्पेसेस। तो यहाँ पे मेरा ख्याल एग्जांपल भी थी, डू नॉट चेंज द रो। हाँ, उन्होंने सबसे पहले एक मैट्रिक्स लिया, उसको रिड्यूस नहीं लिखा, खाली रो एशेलॉन फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पे लीडिंग वंस हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि एक रो 1 में आ रहा है, रो 2 में आ रहा है, रो 3 में आ रहा है, कॉलम 1, कॉलम 3, कॉलम 5। तो इस रो 1, रो 2, रो 3 तो हमने रो एशेलॉन फॉर्म की ही लिखनी है एज इट इज़, पिवटल रोज हमने लिखनी। ये जो है हमारी बेसिस हैं रो स्पेसिस की। अगर इसी के अंदर हमने कॉलम स्पेस भी बतानी होती ना, तो वो ये थी कि 1 2 2 -1 एक बेस है, एक ये है और एक ये है, ये 3 वेक्टर्स मिल के इसकी बेसिस बनाता है। फाइंड अ बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये वही चीज़ है, इन्होंने क्या कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया लीडिंग वंस वाले ये है रिड्यूस्ड सॉरी रो एशेलॉन फॉर्म के अंदर, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हम कॉलम्स उठा लेते हैं ओरिजिनल मैट्रिक्स से। तो वही चीज़ है। अब यहाँ पे ना एक स्लाइड ट्विस्ट है, यहाँ पे कहा हुआ है फाइंड अ बेसिस फॉर द रो स्पेस ऑफ ए कंसिस्टिंग एंटायरली ऑफ रो वेक्टर्स फ्रॉम ए। तो अब हमसे ये नहीं कहा गया कि कोई भी रो स्पेस दे दो, जो आप बेसिस देते हो, रो स्पेस की बेसिस कोई भी उठा के दे दो, कोई भी बेस आप अगर उठाते हो ना, उसके अंदर ये कंस्ट्रेंट डाल दिया कि वो सारे वेक्टर्स इसकी रोज़ हों, कि या आप लाइक रो 1 और रो 2 उठा लो या 3 उठा लो, इस तरह से खाली बेसिस हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। पहले जो हम कर रहे थे ना, यहाँ पे एग्जांपल 4 के अंदर, यहाँ पे हमने जो रो स्पेस की बेसिस निकालनी है, ये एक्चुअली ए से तो नहीं उठाने, ये हमने उसकी लाइक रो एशेलॉन फॉर्म से उठाई है, तो ये हम नहीं कर सकते। अब एक सेकंड, स्लाइड ट्विस्ट, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अब करना कैसे है फिर इसको, तो हम बेसिकली करते ही हैं कि हम इसका फ़ायदा उठाते हैं कि कॉलम्स के अंदर कुछ नहीं होता, कॉलम्स के अंदर हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग उठा लेते हैं ना, तो हम इसलिए इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। फिर ट्रांसपोज लेके जो मैट्रिक्स आती है उसका जो कॉलम स्पेस है हम वो निकालते हैं, ठीक है, इसको कॉलम स्पेस की बेसिस निकालते हैं। फिर आप अगर इन ही वेक्टर्स का ट्रांसपोज ले रहे हो ना, तो आपको आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स की जो रो स्पेस थी उसके वो मिल जाते हैं बेसिस वेक्टर्स। तो हमने 2 बार ट्रांसपोज ले लिया, पहले एक बार ट्रांसपोज लिया, कॉलम निकाल लिए, उसके बाद हमने फिर से ट्रांसपोज ले लिया जो आंसर आया था उसका, तो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स के ये आ गए हमारे पास कुछ रोज जो एक्चुअली ए के अंदर ही एग्जिस्ट करती हैं इस पर। तो ये 1 -2 0 0 3 रो 2 रो 4 इन्होंने यही उठाई हैं, ये उठाई हैं लाइक दिस। 2 6 8 18 8 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2 6 18 8 6 लिखा हुआ है। तो ये एक बस थोड़ा सा डिफरेंस सवाल था इस एक्सरसाइज में, वरना और कोई बात नहीं इसमें, नहीं सिर्फ ये है कि मैट्रिक्स बेसिस क्या होती हैं। अच्छा जी, बेसिस फॉर द स्पैन, अच्छा हाँ, अब ये एक चीज़ रह गई थी इसमें, द फॉलोइंग वेक्टर्स स्पैन अ सबस्पेस ऑफ R4, फाइंड अ सबसेट ऑफ दीज वेक्टर्स दैट फॉर्म अ बेसिस ऑफ द सबस्पेस। तो जो मैं पहले बात कर रहा था कि बेसिस के लिए 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वो गिवन सबस्पेस को, या जो भी स्पेस है उसको स्पैन कर रहे हैं और उसके अलावा लिनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं। तो हमें कहा हुआ है कि ये जो हिस्सा है ना जिनको ये वेक्टर स्पैन कर रहे हैं, उनका वो निकालो, क्या नाम है अपना, उनके लिए बेसिस निकालो उस सबस्पेस के लिए। तो अगर मैं लिखता हूँ स्पैन V1 V2 V3 V4 V5 V6, तो वो स्पैन तो कर रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन अभी हमने वेरीफाई नहीं की कि क्या वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो हमने वो चेक करना, तो वो कैसे करेंगे। अब इसके काफ़ी तरीके हैं, लेकिन अच्छा एक सेकंड, उन्होंने क्या लिखा हुआ, पहले इनका तरीका देख लेते, बाद में मैं अभी ज़्यादा मुश्किल बता दूँ। इफ वी रीराइट दिस वेक्टर्स इन कॉलम फॉर्म एंड रिकंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स, दोस वेक्टर्स आर सक्सेसिव कॉलम्स, ठीक है। प्रोसीडिंग एज द एग्जांपल जस्ट and see that vectors v1 v2 v3 and v5 form a basis for span, ठीक।
एग्जाम्पल 7 ने एग्जाम्पल 7 को ही रेफरेंस किया हुआ। ये क्या बात हुई हुई है? एनीवेज जो भी है, खैर इसका एक तरीका ये है कि आप इन सारे वेक्टर्स को ना कॉलम वेक्टर्स की फॉर्म में लिखो, ठीक है। ये आपके पास आ गया V1, उसके बाद आप अगले कॉलम में V2 डाल देते हो, उससे अगले कॉलम में V3 अप टू Vn, इस तरह से अप टू Vn जितने भी वेक्टर्स हैं डाल दिए हमने। इसको हम लाते हैं रो एशेलॉन फॉर्म के अंदर, फिर हम देखते हैं पिवटल कॉलम्स कौन से हैं। तो पिवटल कॉलम्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉलम्स होंगे ना वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, गारंटी है। तो उनको हम उठा लेते हैं और वो कहते हैं कि ये बेसिस है, ये है यहाँ पे तरीका। तो चलो ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन रो एंड कॉलम स्पेसेस। द रो स्पेस एंड द कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए हैव द सेम डायमेंशन। ओके, बस एक रैंडम फन फैक्ट ड्रॉप किया हुआ है कि डिम रो ए इक्वल्स डिम कॉल ए, ठीक है। अच्छा, अब यूनिट 4.9 के अंदर जो मेन बातें हैं वो है रैंक और नलिटी क्या होते हैं। तो रैंक ऑफ ए होती है बेसिकली, आप इसको अगर समझना हो तो आप नंबर ऑफ लीडिंग वंस भी कह सकते हो। आपके पास कोई मैट्रिक्स है, आप उस ये आपको ए दी है, आप उसको रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म, रिड्यूस्ड टू एशेलॉन या रो एशेलॉन फॉर्म में लिख लो, RRF या रेफ में जिसमें भी लिखना रख लो, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा कि 1 1 1 0 0 और ऊपर कोई और शिट पड़ी हुई है ब्ला 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 यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ वंस जितने हैं ना हमने वो देखना है। अगर 3 है तो डायमेंशन, तो इसकी रैंक 3 है, अगर 2 है तो इसकी रैंक 2 है, तो बस नंबर ऑफ वंस है। अब एक्चुअली इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ए, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ए, ये इनके बराबर होता है। लेकिन एक्चुअली इसको निकालना हो तो बेसिकली आपने बस नंबर ऑफ वंस देखने हैं रिड्यूस्ड टू एशेलॉन फॉर्म में या रो एशेलॉन फॉर्म में, लीडिंग वंस की काउंट है। और नलिटी जो होती है वो होती है अमाउंट ऑफ फ्री वेरिएबल्स फॉर ए एक्स इक्वल्स नल, ठीक है। तो नल स्पेस की डायमेंशंस बेसिकली, इसकी एक एग्जांपल ये होगी कि आपके पास ये एक मैट्रिक्स थी ए और यहाँ पे एक्स लिख दिया हमने जो सारे वेरिएबल्स हैं, और हम कहते हैं कि ये नल के बराबर है। एक लिनियर वो क्या कहते हैं होमोजेनस सिस्टम हमारे पास आ गया। इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी हो तो वो इस तरह से हो जाएगा कि यहाँ पे 0 0 आ जाएंगे और यहाँ पे कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे जो यहाँ पे पड़े हुए थे ए में, तो वही उठा के यहाँ पे हम रख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया ना। अब हम सॉरी ये भी 0 है, अच्छा हाँ। अब ये जो हमारे पास है हम इसको लाते हैं रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म के अंदर। अब इसके अंदर 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आपको ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा खाली, या फिर आपको नॉन ट्रिवियल भी मिल जाएंगे। तो ये तब के लिए अगर आपको नॉन ट्रिवियल भी मिल रहे हैं। अगर ट्रिवियल मिल रहे हैं तो सिर्फ एक सोल्यूशन है, नल, राइट। तो नल स्पेस की डायमेंशंस क्या होती हैं? 0 होती हैं। तो आपका आंसर 0 होगा नलिटी के लिए। ये है ना डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। तो नल स्पेस इसका सोल्यूशन सब स्पेस है। खैर अच्छा, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे 0 आउट हो जाएगी कोई 1 2 रो। फर्स्ट करो 2 रोज 0 आउट हो गई हैं और आपके पास इस तरह से कोई बन गया है 0 0 1 0 करके। ये आपके पास यहाँ पे कुछ और शेट आ रहा है, ये आपके पास रो एशेलॉन फॉर्म आ रही है, ठीक है। तो इसके अंदर ना आप इसको सॉल्व करते हो इन 3 वेरिएबल्स के लिए, जो यहाँ 4 वेरिएबल्स के लिए आपको x4 को पैरामीटराइज करना पड़ जाता है, आप उसको कहते हो s। आपको x2 को पैरामीटराइज करना पड़ जाता है, आप उसको कहते हो t। और उसके बाद आप x1 और x3 को इन टर्म्स ऑफ दिस जो भी फंक्शन s और t हैं उनके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आपके पास आंसर आ गया। अब इसकी अगर हमने वो बेसिस निकालनी हो सोल्यूशन की, सोल्यूशन सबस्पेस की बेसिस निकालनी हो, तो हम यही करते थे ना कि हम s वाली टर्म्स को और t वाली टर्म्स को अलहदा कर लेते थे और यहाँ पे एक कॉलम बना लेते थे s कॉमन लेके, और यहाँ पे t कॉमन लेके बना लेते थे। तो इसकी मिसाल ये है कि फ़र्ज़ करो कि आपके पास x1 आया है -s और x3 आया आपके पास s + t। ये आपके पास 4 वैल्यूज़ आ गई हैं सॉल्व करके। तो आप करते ये थे कि x1 की वैल्यू यहाँ पे हमें पता चल रहा है -1 आ रही है। यहाँ पे देखो ना s का कोएफिशिएंट क्या है x1 के लिए और t का कोएफिशिएंट क्या है s1 के लिए, x1 के लिए। तो इस तरह से आप फिल करते जाते हो। तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 3 की बारी दोनों के अंदर 1 आ गए और 4 की बारी खाली s के अंदर 1 आ गया। तो
तो ये जो दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, ये इनकी बेसिस वेक्टर्स होंगे सोल्यूशन सबस्पेस के, और इसकी अमाउंट ऑफ फ्री वेरिएबल्स 2 है, ये इसकी डायमेंशंस भी हैं, क्योंकि डायमेंशन की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बेसिस। तो ये 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं बेसिस के अंदर, तो 2 हैं, तो आप इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से समझ सकते हो, लेकिन ये नलिटी होती है। अच्छा जी, रैंक एंड नलिटी के अंदर एक और चीज़ है डायमेंशन थ्योरम। वो ये है कि अगर आप ऐड करोगे तो आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स मिल जाएगा। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप एक चीज़ निकाल चुके हो तो आपको अगली निकालनी हो, कैसे निकालनी है, बहुत सीधी बात है कि अगर यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और आपके पास ये 2 आ गए हैं, तो हमें पता है कि आप इन दोनों को तो एक्सप्रेस कर लोगे, लेकिन ये फ्री रह जाएंगे। तो इसलिए इसकी नलिटी 2 होगी और रैंक 2 होगी। रैंक तो 2 इसलिए ना क्योंकि 2 1 मिल गए, और नलिटी इसलिए होगी 2 क्योंकि 4 - 2 = 2। अच्छा जी, इफ़ A इज़ एनी मैट्रिक्स देन रैंक A इक्वल्स रैंक A ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये इस तरह की कोई रैंडम बातें हमने छोटी मोटी की हुई हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अब ये शायद एक्स्ट्रा हो, लेकिन ये भी एक मैट्रिक्स स्पेस होती है। ये होती है लेफ़्ट नल स्पेस। ये पहले हम जो बात करते थे वो नॉर्मल नल स्पेस या राइट नल स्पेस। आमतौर पे हम अगर हम खाली नल स्पेस के ना तो हम राइट नल स्पेस की बात कर रहे होते हैं, लेकिन लेफ़्ट नल स्पेस में ये होता है कि आप वेक्टर को ना ए के लेफ़्ट पे मल्टीप्लाई कर रहे होते हो राइट की जगह। तो ये इसका तरीका, ये आप इसका सोल्यूशन निकाल रहे हो बेसिकली। तो इसका सोल्यूशन निकालने का तरीका होता है कि आप बेसिकली यहाँ पे हमने ए का इन्वर्स ही लिया, अगर आप गौर करो तो वो उसके बाद हमने उसके अंदर से लीडिंग रोज़ जो थी हमने पिवटल रोज़ उठा के रखनी है, और ये हमारे पास आ गया। तो कहाँ गया, हाँ, ये इसका तरीका है कि आप जो मैट्रिक्स ए है उसका एल्गोरिथमिकली इन्वर्स निकाल लिया हमने यहाँ पे। ये इन्वर्स ही है ना, शायद, पता नहीं, कुछ इस तरह से ही है। इन्वर्स वाला एल्गोरिदम ही है, बस एक्चुअली इन्वर्स नहीं है, वरना स्टेप्स सारे इन्वर्स वाले हैं कि आप लेफ़्ट साइड पे ओरिजिनल लिखो, यहाँ पे आप रिड्यूस्ड रो एशेलॉन बनाओ, रिड्यूस्ड होना ज़रूरी है, और फिर आपके पास जो यहाँ पे आ जाएगा ना सोल्यूशन, इससे आपने कुछ करना है, आपने इससे एक्सट्रैक्ट करने हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स आप वो वाले करोगे जो पिवटल रोज़ वाले हैं। तो ठीक है, 1 0 -1/2 0 1 -1/2 -1/2 इस तरह से आ गया। ठीक है, खैर वैसे इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो ये बेशक मिस कराओ, क्योंकि आगे जाके जो इसका थोड़ा सा बहुत काम है वो मैं तब बता दूंगा 6.2 में जब इसकी बात आएगी। अब चैप्टर नंबर 5 की बारी है, जिसके अंदर हम आइगन वैल्यूज़ डायगोनलाइजेशन वगैरह वाली बात करते हैं। तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है, इसके अंदर कोई इतना मसला नहीं होना चाहिए। मुफ्त के मार्क्स इन 10। खैर सबसे पहले थोड़ा सा बता दूँ आइगन वैल्यूज़ वेक्टर्स होते हैं क्या, फिर हम आगे चलते हैं। बेसिकली आपके पास अगर कोई भी ट्रांसफॉर्म है बी से बी प्राइम पे जा रहा है, ठीक है, आप अगर कोई इसको अच्छा, तमाम वो वेक्टर्स एक्स, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्म होने के बाद अपने ही स्पैन में होता है, ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है, या फिर आपको एक पैरेलल वेक्टर देता है। तो फ़र्ज़ करो आपके पास ओरिजिनली वेक्टर ये था, आपको ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के बाद जो मिलता है ना वो कुछ इस तरह से मिल जाता है, लाइक इतना मिल जाता, शॉर्टन हो गया, या फिर शायद ज़्यादा लंबा हो गया कि हाँ इतना हो गया, और पैरेलल है, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, लेकिन डायरेक्शन वही है, बस माइनस का साइन लग गया। तो इस केस में ये जो वेक्टर है ये वाला, ये एक आइगन वेक्टर है, और जो फैक्टर है जिससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, उसको आइगन वैल्यू कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्म्स के अंदर काफ़ी बार ऐसे होता है कि मतलब अगर आपने कोई रोटेशन वगैरह लगाई है, या कोई आपने स्ट्रेच वगैरह लगाया, शीयर लगाया है, तो इस तरह से आपके पास अगर है, आपके पास ओरिजिनली शायद ये शेप आ रही थी, उसके बाद आपने इसके ऊपर कोई ट्रांसफॉर्म अप्लाई की है, तो फिर वो उससे मे बी स्ट्रेच हो गया, इस तरह से हो गया। तो वो तमाम अगर आपके पास यहाँ पे कोई वेक्टर था इस आइगन स्पेस में, तो वो वाला एक्सटेंड हो गया ना, तो ये एक आइगन वेक्टर है, और इसकी आइगन वैल्यू वो फैक्टर है जिससे ही मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो इस तरह से समझते हैं। खैर, every linear transform can be represented as a matrix, so we may write ax equals lambda x। तो ये हमने डेफिनेशन ऑफ आइगन वेक्टर लिखी हुई है ना, कि कोई भी ऐसा वेक्टर जो अपने ही पैरेलल वेक्टर आपको आउटपुट में दे, तो हमने बस उसी को लिख लिया है, बस t ऑफ x की जगह हमने ax लिख दिया।
ये फॉर्मूला हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, ये एक बहुत सेंट्रल फॉर्मूला है, इसके अंदर सारी चीज़ें इसी से ड्राइव होते हैं। तो मतलब अगर हम बात करें हमने आइगन वैल्यूज़ या आइगन वेक्टर्स के लिए सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? आप बेसिकली माइनस कर देते हो एक साइड पे, ठीक है, आइसोलेट कर दिया, आइसोलेट नहीं सॉरी कंसोलिडेट कर लिया, उसके बाद आप x कॉमन ले लोगे। खैर उससे पहले वैसे एक बात है, चलो वैसे पहले जो मर्जी कर लो, एक ही बात है, x कॉमन ले लोगे तो आपके पास a माइनस लैम्डा आ जाएगा। अब आप लैम्डा को लैम्डा आई इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि हमने उसको एक मैट्रिक्स के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। आप एक स्केलर को एक मैट्रिक्स से तो सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो आप इसलिए उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कर देते हैं मल्टीप्लाई करके। तो ये यहाँ पे हुआ। तो अगर अब हमने इसको सॉल्व करना हो फॉर अच्छा हाँ, अब अगर हम उस तरह के वेक्टर्स की बात करें x की जो ये इक्वेशन ओबे करते हैं, राइट, तो सॉल्यूशन सिर्फ तब एग्जिस्ट करेगा नॉन ट्रिवियल वाला अगर हम देखो ना, ये एक सिस्टम ऑफ होमोजेनस लीनियर इक्वेशंस आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी a माइनस लैम्डा आई, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो होगी मैट्रिक्स ये होगी x1 x2 x3 जो भी है, जो हम वेक्टर निकाल रहे हैं आइगन वेक्टर के प्लेस होल्डर्स, ठीक है, और फिर यहाँ पे नल आ गया। तो आप अगर इसको सॉल्व करने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली बस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वाले तरीके से आप इसका सोल्यूशन निकालोगे तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या खाली ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नॉन ट्रिवियल करेगा। ट्रिवियल तो हमारे काम का नहीं है, वो ये कहता है कि वो एक ही आइगन वेक्टर है और वो है नल, ठीक है, ये होता है ट्रिवियल सोल्यूशन अगर खाली आ रहा हो। लेकिन हम चाह रहे हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिले, जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि ओ स्ट्रेच हो गया तो फिर वो वाला, तो मैं उस तरह की चीज़ें निकालना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए ये है कि डिटर्मिनेंट को ज़ीरो के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है ना तो आप इसको आई एन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर हम इसको आई एन की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो इसका ये मतलब है कि आपके पास इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स के टॉपिक में हमने पढ़ा हुआ है, मिड 2 की वीडियो में मैंने शायद कवर किया था, मिड 1 के अंदर मैंने समझाया हुआ है क्या है। अगर नहीं पता तो आप आई गेस वो देख सकते हो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है, इसलिए हम पुट करते हैं डिटर्मिनेंट को इक्वल टू ज़ीरो। तो अब तमाम ये जो लैम्डा होंगे ना, ये इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेंगे उससे हम निकालें। ये इक्वेशन ट्रू है फॉर ऑल एक्स दैट आर आइगन वैल्यूज़, ठीक है। सही है। अच्छा अच्छा, इसी तरह से आप अगर इसी की डेरिवेशन के अंदर आप जो माइनस का साइन उल्टा कर दो तो फ़र्क नहीं पड़ता। किताब में काफ़ी जगह इस तरह से भी लिखा हुआ है लैम्डा आई माइनस ए माइनस लैम्डा आई की जगह। तो ये दोनों मैं इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करूँगा, कोई इसमें फ़र्क नहीं है ख़ास। आंसर आपका वही आएगा, बीच में शायद इंटरमीडिएट स्टेप्स में थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाए, लेकिन आंसर आपका वही आएगा दोनों तरीक़ों से। खैर, फाइंडिंग आइगन वैल्यूज़, बेसिस फॉर आइगन स्पेसेस। अच्छा हाँ, तो सबसे पहले ना आपके पास ये एक ट्रांसफॉर्म की मैट्रिक्स दे दी हुई है हमें, सही है। फाइंड बेसिस फॉर द आइगन स्पेसेस ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा, आइगन स्पेसेस होती हैं कि अब देखो ना आपके पास आइगन वेक्टर वी आ गए, खाली ये वी के ऊपर लैम्डा वी वाला काम नहीं होएगा, बल्कि आमतौर पे वी के स्पैन के ऊपर भी जो सारा कुछ होता है उसके ऊपर भी हो जाता है। तो वो के वी इक्वल्स के लैम्डा वी, ये सब के ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो एक पूरी स्पेस है जो आइगन वेक्टर्स के स्पैन में आ रही है, हम उस पूरी स्पेस को आइगन स्पेस कहेंगे उस एक आइगन वेक्टर की। वैसे लाइक अगर लैम्डा इक्वल्स 2 है, ठीक है, फ़र्ज़ करो जैसे वो स्ट्रेच वाली एग्जांपल थे कि 2 से ऊपर को जा रहा है, तो उसके स्पैन के अंदर वो तमाम वेक्टर्स जो लैम्डा इक्वल्स 2 का इफेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, वो तमाम आइगन वेक्टर्स लैम्डा इक्वल्स 2 की आइगन स्पेस में आ जाएंगे। तो अब हमने उसकी बेस निकालनी है, ये हमें कहा हुआ। खैर, ये थोड़ी ज़्यादा एडवांस बात होगी तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं कि अभी करना कैसे है। अभी हम वापस पीछे आते हैं, ज़्यादा सवाल को नहीं देखते, सवाल के पहले स्टेप को देख लेते हैं। ये यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए, ठीक है। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ था ना, ये
इक्वल टू ज़ीरो, जो हमने कहा था कि हम ये यूज़ करेंगे आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के अंदर आप देखो सिर्फ एक अननोन है, लैम्डा। आपको ए भी पता है, आपको आई भी पता है कि आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आप उसको पुट करते हो, आपके पास ये आता है। फिर आपके पास जो आंसर आता है उसको आप ज़ीरो के इक्वल पुट कर रहे हो। अब हमने लैम्डा की वैल्यूज़ निकालनी है, इसलिए हम लैम्डा को फैक्टराइज कर रहे हैं। तो ये हमने दो लीनियर फैक्टर्स के अंदर लिख दिया, लैम्डा माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा प्लस थ्री इक्वल ज़ीरो। इस तरह से हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर ली। लैम्डा इक्वल्स टू एक आ गई रूट, और एक आ गई लैम्डा इक्वल्स माइनस थ्री। तो आइगन वैल्यूज़ जो है ना, मतलब जो स्केलर है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो लैम्डा इक्वल्स टू है और लैम्डा इक्वल्स माइनस थ्री है। अब हमने निकालने हैं इन दोनों की आइगन स्पेसेस की बेसिस निकालनी है, यानी वो आइगन वेक्टर्स निकालने हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग। तो बाय डेफिनेशन x इक्वल्स x1 x2, हम मतलब कोई वेरिएबल x सेलेक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर ऊपर वाले का नाम हमने x1 दे दिया, नीचे वाले का x2 दे दिया, और हमने कह दिया कि ये एक आइगन वेक्टर है ऑफ a कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा इफ एंड ओनली इफ लैम्डा आई माइनस ए। ये तो गैप है। खैर ये आपके पास वो क्या नाम है, लैम्डा आई माइनस ए पड़ा हुआ है, ये x पड़ा हुआ है और ये नल पड़ा हुआ है। तो ये तो वो इक्वेशन ही है ना जो हमने पहले देखी थी। उसके बाद हम यहाँ पे एक लैम्डा की वैल्यू पुट कर लेते जो हमने फाइंड की थी, ठीक है। यहाँ पे हम लैम्डा इक्वल्स टू पुट कर दिए तो हमारे पास ये आ गया। इस सिस्टम को हम सॉल्व करेंगे, बड़ी इजीली हो जाएगा। तो ये इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस निकल जाते हैं लैम्डा इक्वल्स टू के लिए, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं ऑल वेक्टर्स स्पैन्ड बाय वन वन आर इंक्लूडेड इन द सोल्यूशन। तो हमारा जो, अगर हम वही ना जिसमें मैं पहले कह रहा था कि ओ डायमेंशंस ऑफ सोल्यूशन स्पेस वगैरह 4.6 में जो बातें हैं, ये वही चीज़ हुई हुई है कि टी कॉमन ले लिए और उसके बाद ये जो वेक्टर आया इसको हमने कह दिया हमारी बेसिस है। तो इट फॉलोज दैट वन वन इज द बेसिस ऑफ द आइगन स्पेस कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स टू। इसी तरह से अगर हम लैम्डा इक्वल्स माइनस थ्री पुट करें और उसको सॉल्व करें सिस्टम को, तो तब भी आपके पास जो आंसर आएगा x1 x2 का, उसको उसके अंदर से हम फ्री वेरिएबल्स को कॉमन ले लेंगे और इस तरह से एक्सप्रेस कर लेंगे। तो ये आपके पास वो उस आइगन स्पेस की बेसिस वेक्टर मिल जाएगा आपको। तो ये इसका तरीका है। तो काफ़ी आसान है, वैसे कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। समराइज़ कर दूँ तो थोड़ा सा, हमने ये जो प्रॉपर्टी थी आइगन वेक्टर्स की, हमने वो यूज़ की है कि फॉर ऑल आइगन वेक्टर्स डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए इक्वल ज़ीरो। तो इससे जो हमें ये चीज़ मिली है ना, इससे हमें मिल गया कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कहलाता है और इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। तो हमने सबसे पहला स्टेप था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम लैम्डा की वैल्यूज निकाल लेते हैं बहुत इजीली। लैम्डा माइनस टू लैम्डा प्लस थ्री से हमने लैम्डा इक्वल्स टू और लैम्डा माइनस थ्री निकाल लिए। अब इन लैम्डास को हम पुट करते हैं उसके अंदर, इसके अंदर पुट कर लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा हमने पुट कर ली। तो उसके बाद हमने सॉल्व किया x के लिए, तो हमें इससे तमाम x मिल गए जिसके लिए लैम्डा इक्वल्स टू है, और तमाम x मिल गए जिनके लिए लैम्डा इक्वल माइनस थ्री है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। एनीवेज ये इसका सोल्यूशन था। आगे चलते हैं। फाइंडिंग आइगन वैल्यूज़ फॉर 3x3 मैट्रिक्स। तो ये एग्जैक्टली वही तरीका है कि आप एक 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हो a माइनस लैम्डा आई करके, यहाँ पे लैम्डा आई माइनस ए कर लो, एक ही बात है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आ गया हमारे पास। हम कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है। इसको अब हमने, मसला ये है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। बकाया सारे वही स्टेप्स हैं, लेकिन अब क्यूबिक फैक्टराइजेशन आ गई क्योंकि हमने फैक्टराइज करना है, लैम्डा की रूट्स निकालनी है। तो ये आप गौर करो, लैम्डा, मैं लैम्डा की जगह ना x लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 14। आपने इसको फैक्टराइज करना है। एक तो तरीका है कैलकुलेटर से कर लो, कैलकुलेटर पे तरीके होते हैं, वो खुद ही कर देते हैं, एक्स की सारी रूट्स निकाल देते हैं। वो अगर पढ़ा तो वही कर लेना, लेकिन अगर नहीं आप पढ़ा या जानना चाह रहे तो ये है प्लस माइनस। अच्छा, आप पहले ये वाला पकड़ते हो और ये वाला पकड़ते हो। आखिरी वाला जो है, इसकी तमाम क्या पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमें -4 देंगे, ठीक है। तो या खाली 4 कह लो।
तो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 4 अगर आप करो तो भी आपको मिल जाता है, ये भी एक फैक्टराइजेशन है। इसी तरह प्लस माइनस 2 भी इसके मतलब आप बेसिकली निकालना चाह रहे हो कि किन किन नंबर से डिविजिबल है, 1, 2 और 4 से। तो अब ये जो है ना प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4, ये इसकी पॉसिबल रूट्स हैं एक्स क्यूब की, लाइकली रूट समझ लो, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर ना 1 डाल के देखते हैं। तो 1 क्यूब माइनस 8x स्क्वायर, इस तरह से आप निकालते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे 8 1 क्यूब डाल दिया प्लस 17 1 सॉरी स्क्वायर है यहाँ पे माइनस 4। तो अब इसको हम देखते हैं कि क्या ये 1 एक रूट है। पुटिंग 1 हमने किया है यहाँ पे, पुट x इक्वल्स 1। तो 1 माइनस 8 प्लस 17 माइनस 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ तक मुझे पता। एक से नहीं, हाँ, क्योंकि माइनस 8 माइनस 4 हो गया माइनस 12, 1 प्लस 17, ये तो ऑब्वियसली गलत है, राइट। तो 1 एक रूट नहीं है। फिर हम देखते हैं क्या माइनस 1 एक रूट है, तो बाद में पता चलेगा कि वो भी नहीं है। तो इसी तरह से आप 2 चेक करते हो कि क्या 2 एक रूट है, तो वो देख लेते हैं। 2 डाला यहाँ पे, 2 क्यूब माइनस 8 2 स्क्वायर प्लस 17 2 माइनस 4 इक्वल 0। तो यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 4, तो मुझे नहीं आता, कूल 32 प्लस 17 इंटू 2 34 माइनस 4। तो अब अगर हम इसमें देखें तो ये बनता है 36, और ये भी नहीं एक रूट। तो इस खैर आप इसी तरह से पुट कर ही जाओगे जब तक आपको पहली रूट नहीं मिलती। इन्होंने देखे लैम्डा इक्वल्स 4 एक इंटीजर सोल्यूशन मिल गया आपको। तो अब ये इस पूरे को ना लैम्डा वो अब इसके ऊपर सिंथेटिक डिवीजन कर लो, आई गेस कि ये पकड़ा, यहाँ पे उठा लिया, आई गेस इसके ऊपर अगर मैंने सिंथेटिक डिवीजन करनी हो विद रूट 4, ठीक है। तो अभी वेरीफाई हो जाता है कि 4 एक रूट है या नहीं, ये भी एक अच्छा तरीका है वैसे, खाली सिंथेटिक डिवीजन कर लो। यहाँ पे मैं 4 डाल दिया कि 4 हमारा है। तो सबसे पहले इसका कोएफिशिएंट डाला 1, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ये मल्टीप्लाई होके 4 से। उसके बाद माइनस 8 प्लस 4 होता है माइनस 4, तो माइनस 4 इंटू 4 हो गया माइनस 16, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद 4, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है हमारे पास, तो इसका मतलब है 4 से डिविजिबल है। और ये जो हमारे पास आ गया, ये इससे पता चलता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। तो आप इसको इस तरह से लिख लो, x माइनस 4। तो हमने फैक्टराइज कर लिया इसको। अब हमने ये एक रूट निकाल ली ना, उसके बाद हमने सिंथेटिक डिवीजन करके फैक्टराइज कर लिया। फिर आपने इसको देखा, इसके अंदर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लो, जो मर्जी लगा लो, जो मर्जी तरीका लगा लो, तो इस तरह से हो जाएगा इस बार। तो इससे अगर आप निकालो तो ये रूट्स निकल आते हैं, फिर ये इस तरह से होगा। आगे वही सारा प्रोसीजर है, बस मुश्किल यहाँ पे था कि आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालनी है एक बड़ी मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि फिर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की टर्म्स भी ज़्यादा होती जाती हैं। खैर, अब 5.2 पे आ जाते हैं। सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्म्स क्या होता है? एक ऐसा ट्रांसफॉर्म जो ए को पी इनवर्स ए पी पे मैप करता है, उसको सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्म कहता है। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो चेंज नहीं होती इन दो के अंदर, ए पी इनवर्स ए पी के अंदर, ठीक है। अब पी क्या है? कोई भी मैट्रिक्स है वैसे फ़िलहाल हम ये कहेंगे। अभी हम डायगोनलाइजेशन पे नहीं आए। ये वैसे मजाक ही है, पता नहीं क्यों डाला हुआ है। खैर, फॉर एग्जांपल डिटर्मिनेंट ट्रेस, अच्छा हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्म्स के बावजूद सेम रहेंगे। वो होती हैं डिटर्मिनेंट, ट्रेस, रैंक, नलिटी, आइगन वैल्यूज, और भी होती हैं, लेकिन ये कुछ लिखी हुई है मैंने कि पी इनवर्स ए पी और ए दोनों के जो होगा ना डिटर्मिनेंट वो बराबर होगा। इसी तरह दोनों का ट्रेस भी बराबर होगा, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज एंड सो ऑन। ये
इन्होंने डाला हुआ था, मैंने बस इसलिए डेफिनेशन लिख दी है कि पता नहीं कभी काम आ जाए। इसी तरह सिमिलर मैट्रिसेस है, ये भी अनइम्पॉर्टेंट है लेकिन लिख दिया हुआ है, शायद कभी काम आ जाए, कोई नहीं पता, सिलेबस से तो आना नहीं होता कुछ। तो इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस देन वी से दैट बी इज सिमिलर टू ए इफ़ देयर इज़ एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पी सच दैट बी इक्वल्स पी इनवर्स ए पी। अगर कोई ऐसा पॉसिबल पी आप निकाल सकते हो जो ये सेटिस्फाई करता है रिलेशनशिप, तो बी एंड ए आर सिमिलर। डायगनलाइजिंग मैट्रिक्स, तो एक डायगनलाइजिंग मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसके अंदर आप पी इनवर्स, अच्छा आपके पास मैट्रिक्स ए है, P is said to diagonalize A if P inverse AP produces a diagonal matrix। ये है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। मतलब आप कोई ऐसा P निकाल सकते हो जो A को डायगनलाइज कर दे, तो A डायगनलाइजेबल होगा, सही है। अच्छा जी, ये डायगनलाइजिंग हो गई। अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स कर लेते हैं। फाइंड अ मैट्रिक्स P दैट डायगनलाइजेज A, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, तो आप सबसे पहले करते ये हो कि आप इसकी आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकाल लेते हो। तो ये हमने देखा लैम्डा इक्वल्स 2 दो बार आ रहा था, इसकी इस रूट की कार्डिनैलिटी कह लो या जो भी है, फ्रीक्वेंसी कह लो, 2 है, ठीक है। और इसके ऊपर 2 वेक्टर्स आ गए हमारे पास, जो हमने सॉल्व किए, 2 बेसिस वेक्टर्स आए हैं, 2 फ्री वेरिएबल्स आ रहे थे। इसी तरह लैम्डा इक्वल्स 1 करते हो, आपके पास एक फ्री वेरिएबल आया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने वेक्टर डाल दिया। हमने आइगन वैल्यूज़ और आइगन स्पेसेस के बेसिस निकाल लिए। अब आगे क्या करना है, आप इन तीनों आइगन वेक्टर्स को पकड़ो और कॉलम वेक्टर की फॉर्म में जोड़ के लिख दो एक सिंगुलर मैट्रिक्स के अंदर। अब ये जो मैट्रिक्स है ना P, ये इसको डायगोनलाइज करेगी, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब आप बस P इनवर्स लेके आप बस वेरीफाई किया हुआ है यहाँ पे P इनवर्स ए पी इक्वल्स एक डायगोनल मैट्रिक्स। और जो मज़े की बात है वो ये है कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स प्रोड्यूस हो रही है ना, इसके अंदर इनके आइगन वैल्यूज़ पड़ी हैं कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे जो था -101 वाला वेक्टर, तो ये देखो -101 वाले वेक्टर के लिए आइगन वैल्यू 2 थी ना, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। इसी तरह से 010 वाले वेक्टर के लिए क्या थी आइगन वैल्यू, वो भी 2 थी, इसके अंदर भी 2 आ रहा है। -213 वाला जो वेक्टर है उसके लिए आइगन वैल्यू 1 थे, तो यहाँ पे 1 आ रहा है। तो जो डायगनलाइज्ड आपको जो डायगोनल मैट्रिक्स मिलती है एंड पे, उसके अंदर एक्चुअली उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे V1 था ना, ये उसके लिए लैम्डा 1 होगा एंड सो ऑन, इस तरह से। अब मैट्रिसेस हमेशा डायगोनलाइज नहीं होते, उसके लिए ना कुछ कंडीशंस होती हैं। अब उन कंडीशंस को समझने के लिए आपको ये 2 टर्म्स समझने पड़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर ये डायरेक्टली रेफरेंस हो रहे हैं। तो अगर आप किसी भी लैम्डा की बात करो, जैसे यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स 2 है, ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि इसकी अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बताओ, तो इसकी अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी क्या और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ना, लैम्डा -2 दो बार आया हुआ, ये स्क्वायर जो हुआ है ना, तो इसकी लैम्डा इक्वल्स 2 की अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी 2 है। इसी तरह लैम्डा -1 कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के अंदर एक बार आया हुआ है, तो इसकी अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, ठीक है। अब जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है फिर, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है डायमेंशंस ऑफ आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा 0, यानी कितने वेक्टर्स आपको मिले हैं। यहाँ पे हमें 2 मिले थे, यहाँ पे हमें 1 मिला, राइट। तो बेसिकली आप जब लैम्डा इक्वल्स 2 पुट करते हो, हम जब आइगन स्पेसेस की बेसिस निकाल रहे होते हैं, हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो हम जब बेस निकाल रहे होते हैं एंड पे सोल्यूशन की, बेसिकली आप सोल्यूशन निकालते हो, इन्फिनिट मैनी सोल्यूशंस आ रहे होते हैं, इसलिए आप SOT की टर्म्स में लिख देते हो। तो आपको अगर 2 फ्री वेरिएबल्स रखने पड़े हैं, तो फिर इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, और अगर आपको खाली 1 रखना पड़ा है तो इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होगी। रिलेशनशिप अभी तक नज़र आ ही गया होगा, लेकिन वो यही है कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल सिर्फ तब होती है अगर अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑल लैम्डा इज इक्वल टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ दिस लैम्डा, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं। उसके अलावा एक ये भी है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेसिबल हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, ये ना हो कि प्राइम हो, क्योंकि प्राइम भी हो सकता है। तो ये 2 कंडीशंस हैं हमारे डायगोनलाइजेबिलिटी की। अगर ये दोनों होती है सिर्फ और सिर्फ तब एक मैट्रिक्स डायगोनलाइज हो सकती है।
अच्छा, अब हम समझ तो आ गए कि हमने डायगनलाइज करनी है कैसे, डायगनल मैट्रिक्स कैसे प्रोड्यूस करनी है, ये हमारे पास हो गया सवाल। अब इसका यूज़ क्या है, ये क्या कर रहे हैं हम, तो ये इसका यूज़ है। ये इसके काफ़ी हाई चांसेस है मेरे ख्याल में कि पेपर में आ जाएगा कि एक मैट्रिक्स दी होगी और उसको कहा होगा कि पावर ऑफ 13, पावर 15 वगैरह निकालो। तो यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, कहा हुआ है ए पावर ऑफ 13 निकालो। अब ऑब्वियसली आप 13 बार ए से मल्टीप्लाई तो करने से रहे, स्पेशली अगर कोई 25 वगैरह दे दें तो आपको और ही ज़्यादा मसला हो जाए, या कोई और ही बहुत बड़ी पावर दे दें। तो कैसे करना है ये ऐसे करना है कि सबसे पहले आप जिस तरह से भी पिछला तरीका था डायगनलाइज कर लेते हो, मतलब आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स और सॉरी आइगन वैल्यूज़ वाले फाइंड करते हो, उसके बाद आप आइगन स्पेसेस की बेसिस फाइंड करते हो, यानी आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हो, उनको इस तरह से लिख देते हो, ये पहले वेक्टर आ गया, ये दूसरा वेक्टर आ गया, तीसरा वेक्टर आ गया, आइगन वेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स पी आ गई और इससे हमने ए को डायगनलाइज कर दिया और हमारे पास इस तरह से आ गया जैसे पिछले सवाल में हुआ था। ये वही सवाल है, ठीक है, ये जो यहाँ पे हुआ है ये पी वो वाला पी है, ठीक है। अब स्टेप 1 तो ये है, तो अब हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ऐसे करना है कि अगर आप ए पावर ऑफ 13 निकालना चाह रहे हो ना, तो आप खाली डी पावर ऑफ 13 भी कर दोगे ना यहाँ पे, और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ए पावर ऑफ 13 आ जाएगा। तो ये एक बहुत यूज़फुल टेक्निक है, क्योंकि इमेजिन करो यहाँ पे कितना इजी हो गई ये ए को 14 बार मल्टीप्लाई, पता जितनी जितनी मर्जी पावर देना उस उतनी बार मल्टीप्लाई करने से कितना ज़्यादा आसान हो गया, स्पेशली क्योंकि तब नंबर्स भी बड़े बड़े हो जाएंगे और उनके अंदर चांसेस के गलती के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है और बहुत ईजी है। तो सबसे पहले आपने जो पिछला सवाल था वो किया कि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकाला, फिर आपने सॉल्व किया इसको a माइनस लैम्डा नॉट आई एक्स को इक्वल टू 0 को, उससे आपने आइगन स्पेस जो थी अपनी उस लैम्डा के लिए वो फाइंड की, उसकी बेसिस फाइंड की, उन बेसिस वेक्टर्स को हमने डाला, p निकाल लिया, यहाँ पे आ गए इस तरह से। तो ये बस आइगन वेक्टर्स वगैरह चैप्टर में खाली यही है और कुछ भी नहीं है इसमें। एनीवेज अगला चैप्टर 6 इनर प्रोडक्ट्स के बारे में है। तो जैसे वेक्टर स्पेसेस होती थी ना, इसी तरह वेक्टर इनर प्रोडक्ट की भी रियल इनर प्रोडक्ट स्पेसेस होती हैं। उसके अंदर ये होता था कि हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते थे, इसके अंदर हम खाली कोई रैंडम इनर प्रोडक्ट अपनी मर्जी से डिफाइन कर लेते हैं जो इन 4 एक्सिम्स को ओबे करती है। अब ये 4 एक्सिम्स क्या हैं ये हमें याद करने हैं, क्योंकि इस तरह की एग्जांपल्स आई हुई हैं कि बताओ कि क्या ये एक रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस है या नहीं है। एग्जांपल्स वगैरह में पूछे हुए इस तरह के आए हुए। तो सबसे पहले तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना बेसिकली, जिसको सिमेट्रिक एक्सिम कहा हुआ है, यू वी इक्वल्स वी यू, ठीक है। कि जो भी आप इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिख रहे हो कि अच्छा यार ये एक बाइनरी ऑपरेटर जो वेक्टर यू और वी के ऊपर होता है उसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा कि वो ये बराबर होगा, तो उसके अंदर कंडीशन ये होगी कि जो यू वी के लिए आंसर है वो यू के लिए आ रहा है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई मसला नहीं है इसमें। यू प्लस वी डब्ल्यू, तो ये वही है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है बेसिकली, ठीक है। एडिटिविटी एक्सिम कह दिया मैं इन्होंने। इसी तरह से होमोजेनिटी एक्सिम वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। और फिर ये जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि हमेशा आपका आंसर पॉजिटिव होगा सेल्फ इनर प्रोडक्ट जब आप लोगे, जब भी आप सेल्फ इनर प्रोडक्ट लोगे ना हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर 0 हुआ ना तो सिर्फ और सिर्फ तब ये लीगल है अगर वी खुद 0 है, खुद नल वेक्टर है, ठीक है। तो ये 4 एक्सिम्स ओबे करने चाहिए सिर्फ और सिर्फ तब उस इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन को एक रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर लाइक लीगल माना जाएगा। जैसे उसके अंदर होता था ना कि क्या ये एक वेक्टर स्पेस है या नहीं है, इस तरह के सवाल आ जाते हैं एग्जांपल्स वगैरह के अंदर। तो बस ये वो 4 वेरीफाई करनी होंगी प्रॉपर्टीज़। उसके अलावा नॉर्म और डिस्टेंस क्या है, तो नॉर्म की डेफिनेशन होती है स्क्वायर रूट ऑफ सेल्फ इनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो और डिस्टेंस की होती है कि u माइनस वी का नॉर्म, ये डेफिनेशन इसकी है, ठीक है। तो अगर आपकी इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन चेंज हो जाती है तो ये दोनों खुद चेंज हो जाएंगे। अगर आप नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट वाली डेफिनेशन कर रहे हो तो नॉर्मल जो हमारे पास नॉर्म की फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, वही निकलेंगे इससे। लेकिन अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स कोई अजीब सी शिट डालते हो, कोई वेटेड बना देते हो, जो मर्जी बना देते हो, तो तब ये डिफरेंट हो जाएंगे। लेकिन नॉर्म और डिस्टेंस की डेफिनेशन हमेशा यही रहेगी। आप चाहे जितनी मर्जी बदल लो अपनी इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन को, हमेशा ये होगी। तो आप ये जब भी करोगे आप आराम से नॉर्म निकाल सकते हो। कोई भी सवाल है नॉर्म और डिस्टेंस का, आपने हमेशा ये फॉर्मूला लिखना। अच्छा जी,
वेक्टर ऑफ नॉर्म वन इज़ कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर, ये तो पता ही है आपको। और उसका यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट क्या होती है, वो यही होती है जो नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट होती है, उसको यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट कहता है। अब वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट क्या होती है, उसके अंदर ना बस बीच में कोई साथ मल्टीप्लाई किया होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर। तो यहाँ पे उन्होंने एक्स वाली टर्म को 3 का वेट दे दिया हुआ है और वाई वाली टर्म को 2 का वेट दे दिया हुआ है, वरना वही है यू के पहली वाली टर्म मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी टर्म मल्टीप्लाई कर दो। अब इन्होंने कहा है कि वेरीफाई करो कि क्या ये एक ये इसकी जो स्पेस होगी क्या वो एक वैलिड रियल वो भी है, इनर प्रोडक्ट स्पेस जो भी कहते हैं वो है। तो एक्सियम 1 चेक करते हो कि क्या यू वी इक्वल वी यू है, तो हाँ है। इसी तरह से आप एडिटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हो, एंड पे जाके पता चलता है वो हाँ सही है, बराबर है। इसी तरह आप एक्सियम 3 एक्सियम 4 वेरीफाई कर लेते हो, काफ़ी बस आपको याद होने चाहिए तो कर लेना। इससे पता चलता है कि ओके हाँ वेटेड यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट भी एक वैलिड इनर प्रोडक्ट स्पेस बना सकती है। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है यूनिट सर्कल का इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब ये क्या है, अब बेसिकली तमाम वो वेक्टर्स जिनका नॉर्म 1 है, ठीक है, वो जो होंगे ना वो पॉइंट्स, अब वेक्टर्स को हम पॉइंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना कि ये एक वेक्टर है 1 1, तो ये जो पॉइंट है 1 1, ये दोनों एक ही बात ही है ना काइंड ऑफ। तो ये वो बात हुई थी कि तमाम वो जिनका डिस्टेंस 1 है, तो मतलब आमतौर पे यही है ना कि डिस्टेंस इन सब का 1 है। ये देखो ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और ये एक सर्कल मैं बना रहा हूँ जिसका रेडियस 1 है, तो एट ऑल टाइम्स इसका नॉर्म 1 होगा। ये यूनिट सर्कल होता है नॉर्मल यूक्लिडियन स्पेस के अंदर। लेकिन आपको पता है कि इसके अंदर डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है इनर डॉट प्रोडक्ट की, कोई कस्टम डेफिनेशन हो सकती है जैसे वेक्टर स्पेसेस में होते थे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसके अंदर थोड़ी सी अनयूजुअल सी चीज़ें डाली हुई हैं। यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है 1/9 U1 V1 प्लस, ये वेटेड इनर प्रोडक्ट ही है, ठीक है, बस उन्होंने फैक्टर चेंज कर दी, जैसे पहले 3 और 2 था उसकी जगह 1/9 और 1/4 लिख दी। इसके अंदर आप नॉर्म इक्वल टू 1 पुट करो ना, अगर जैसे यहाँ पे इन्होंने किया हुआ कि पहले नॉर्म का फॉर्मूला लिखा है और उसको इक्वल टू 1 पुट कर दिया, फिर दोनों साइडों पे स्क्वायर लिए तो उनके पास ये आ गया x²/9 प्लस y²/4। तो ये एक्चुअली अगर आप पॉइंट्स प्लॉट करो, आप x=0 पे टेस्ट करते हो, x=1 पे करते हो, और आपको फिर जो वैल्यूज़ मिलती हैं आप उसको ड्रॉ करते हो ना, तो आपको पता चलेगा कि एक ओवल आ गया है, एलिप्स आ गया, ठीक है। तो लेकिन नाम इसका यूनिट सर्कल ही होना कहना, तो ये कैसे सेंस बनाती है। तो बेसिकली हमारे दिमाग के अंदर जो है ना, हमारे नॉर्मल यूक्लिडियन जो स्पेसेस होती हैं जिस तरह से हम सोच रहे होते हैं उसके अंदर ये सर्कल नहीं है, लेकिन बाय डेफिनेशन ऑफ सर्कल एक ऐसा सेट ऑफ पॉइंट्स होता है जिसका डिस्टेंस किसी सेंट्रल पॉइंट से हमेशा 1 हो, और नॉर्म डिस्टेंस ही होता है बेसिकली नल से। तो यहाँ पे जो है ये इसलिए सेंस बनती है क्योंकि ये इस पॉइंट का नॉर्म जो है वो लाइक 1 है, इस पॉइंट का नॉर्म भी 1 है, इन सब पॉइंट के नॉर्म 1 है, तो इसलिए ये एक यूनिट सर्कल ही कहलाएगा। स्पेशली अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स वाली में हो, अगर इस तरह की भी शेप बन रही हो, अगर मैथ सही कह रहा है ना कि है, तो हाँ है, आपने ये कहना है, क्योंकि डेफिनेशन ही यूनिट सर्कल की ये है। सर्कल की डेफिनेशन ये नहीं है जो आपके दिमाग में सर्कल बना रहा है, ये है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो सारे हैं ना वेटेड इनर प्रोडक्ट, नॉर्मल इनर प्रोडक्ट, ये सारी एक लार्जर क्लास के अंदर फॉल करते हैं जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स इनर प्रोडक्ट्स। वो ये है AU.AV, ठीक है। तो वो बेसिकली अगर हम आइडेंटिटी के साथ कर लें, अगर आपके पास वेक्टर है 1 2 3 और एक और वेक्टर है 1 1 1, ठीक है, आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, यूक्लिडियन डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल वाला, ठीक है, तो इसका आंसर तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 2 3 मिल जाएगा। अब अगर हमने इसी चीज़ को, मैं बस शो करना चाह रहा हूँ कि ये सारे जो हैं ये इसी को ओबे करते हैं, इनर प्रोडक्ट के रूल्स जो हैं। तो अगर हम यू वी को रिप्रेजेंट करें एज आई, मतलब 1 1 1 1 2 3 डॉट दिस, तो बात तो वही है ना, आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करो तो वही बात होती है। तो इसी तरह से अगर हमने
वेटेड इनर प्रोडक्ट रखा होता है डेफिनेशन को, कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 2 × U1 प्लस U1 × V1 प्लस 3 × जो भी है, इस तरह से अगर वेटेड होता तो आप यहाँ पे वेट्स डाल देते। तो इस तरह से तो जो नॉर्मल यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट है, जो वेटेड इनर प्रोडक्ट है जो अभी तक हमने देखे हैं, वो दोनों मैट्रिक्स इनर प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट हो जाते हैं और उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा डायगोनल रखो, हो सकता है आप इस तरह का भी कोई मैट्रिक्स डाल दो, ए कुछ भी हो सकता है। तो ये मैट्रिक्स इनर प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, कि जिनकी डेफिनेशन के अंदर मैट्रिसेस इस्तेमाल हुई हों। अच्छा जी, अब इसी फार्मूले की एक अल्टरनेटिव फॉर्म भी लिखी हुई है बुक के अंदर। उसके अंदर ये दो फार्मूले इस्तेमाल हुए हैं कि ये एक फार्मूला है जो जनरली होल्ड करता है, ये एक फार्मूला है जो जनरली होल्ड करता है। तो इन दोनों को अगर मिला दें, मतलब इसके अंदर U.V कॉमन लेके उसके अंदर पुट कर दें, तो तब क्या होगा, तो यही होगा। हाँ ठीक है, बस यही है इसमें, और कुछ नहीं है। ये कहीं मैंने यूज़ होता नहीं देखा और मुझे पढ़ाया भी नहीं गया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। एनीवेज, अब कुछ स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट्स की बात आ जाती है। जैसे हमने पहले स्टैंडर्ड वेक्टर एडिशन, स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन थी, फंक्शंस के लिए ज़्यादा थी, पॉलिनोमियल्स के लिए ज़्यादा थे, मैट्रिसेस के लिए ज़्यादा थी। ये वही है, बस अब इनर प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, तो हम बारी बारी इन सब में देख लेते हैं कि क्या क्या स्टैंडर्ड है। हमें नॉर्मल तो पता ही है ना, नॉर्मल रियल्स के अंदर क्या होता है, RN के अंदर, कि वो यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट ही हमारी स्टैंडर्ड है। लेकिन यहाँ पे मैट्रिसेस के अंदर क्या होगा, मैट्रिसेस के अंदर जो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट होता है ना दो मैट्रिसेस का, वो होता है ट्रेस ऑफ UTV। तो पहली वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, मल्टीप्लाई करो, और फिर आपके पास जो आंसर आएगा उसका ट्रेस ले लो, मतलब सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो ये इनर प्रोडक्ट होता है मैट्रिसेस के अंदर। काफ़ी राउंड अबाउट लग रहा है, समझ नहीं आ रही क्यों है, मुझे भी नहीं पता क्यों डाला हुआ है, लेकिन स्टैंडर्ड यही है। आमतौर पे अगर डेफिनेशन ना दिया उसका ये मतलब होता है। तो इन पॉलिनोमियल्स में काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि सेम डिग्री वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो जैसे नॉर्मल में होता है। उसका फंक्शंस में क्या है, फंक्शंस के अंदर यही है कि जो दो फंक्शंस दिए हैं उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक इंटीग्रल के अंदर फ्रॉम A to B। तो ये है बस। अच्छा जी, आगे एक और बात इसके अंदर यूनिट में लिखी हुई है कि कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी एक्चुअली खाली नॉर्मल यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट के लिए नहीं होल्ड करता, बल्कि सब के लिए करता है। तमाम इनर प्रोडक्ट्स जो उन 4 एक्सियम्स को फॉलो करती है ना, जो यहाँ पे शुरू में लिखे हुए थे ये वाले, वो सारे ना कॉची-श्वार्ट्ज को ओबे करते हैं। तो उसी से उन्होंने फिर ना कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से देखो ना, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी ही कहती है कि UV का जो की एब्सोल्यूट वैल्यू है वो नॉर्म ऑफ U एंड नॉर्म ऑफ V से हमेशा लेस देन इक्वल होगी। तो इन्होंने उसी को एब्सोल्यूट हटा दिया हुआ है, तो वहाँ पे -1 ग्रेटर देन वो आ गया हुआ है। तो और उन्होंने UV से दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है, सॉरी डिवाइड कर दिया हुआ है, ये हुआ। तो उससे हमने ये निकाला है। अब हमें पता है कि ये जो टर्म है हमेशा -1 और 1 की रेंज में होगी इंक्लूसिव, राइट। और हमें ये भी पता है कि कॉज इन्वर्स की जो होती है, आई गेस कॉज की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है, साइन की भी जो रेंज होती है -1 से 1 होती है। तो कॉज इन्वर्स की जो डोमेन होती है वो -1 से 1 होएगी, और साइन इन्वर्स की भी -1 से 1 होएगी। तो उन्होंने वो इस्तेमाल किया हुआ, और इस तरह से उन्होंने इसको कह दिया कि लेट देयर बी अ थीटा ओए होए सच दैट कॉस थीटा इक्वल्स UV डिवाइड बाई UV। ठीक है, ये है क्योंकि हमें पता है ये एक्सप्रेशन उसके बराबर है। तो हम अगर थीटा को डिफाइन ही इस तरह से करें, थीटा इक्वल्स कॉज इनवर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो हमें हमेशा एक रियल आंसर मिल जाएगा जो 0 से पाई की रेंज में होगा इंक्लूसिव। तो इस क्वांटिटी को जो अभी हमने डिफाइन किया है, इसको हम एंगल कहते हैं बिटवीन टू वेक्टर्स। आप जियोमेट्रिकली इसके बारे में सोचना भी ना, क्योंकि बाद में अगर इस तरह के आपको करने पड़ रहे हो और आप सोचो यार इन दो फंक्शंस के बीच में एंगल क्या है यार, तो ये एंगल की डेफिनेशन यहाँ पे ये है, ठीक है। तो अगर आपको कोई दो फंक्शंस के बीच में भी एंगल पूछा जाए आप बता सकते हो। अगर और उसके अंदर स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये होगी, आप FG निकाल लोगे मतलब UV, उसके बाद F और G का नॉर्म निकालोगे, वो सेल्फ इनर प्रोडक्ट होती है, वो भी आपको पता ही है, मैंने अभी डिफाइन की थी। तो ये डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट थे जो मैं अभी तक पहले बात करता रहा हूँ।
अच्छा जी, तो ये अब इसकी एक एग्जांपल दी हुई है 2 मैट्रिसेस के अंदर, ठीक है, कि वो देखो यू वी हमारे पास हैं, इनका इनर प्रोडक्ट लो तो 16 मिलता है, सेल्फ इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट लो तो स्क्वायर रूट 30 मिलता है, इन दोनों का 14 मिल रहा है। उनको इस्तेमाल करके आपने थीटा कॉस थीटा फाइंड कर लिया, तो ये एक सवाल था छोटा सा। इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो है ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी यही है कि इनर प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर आ रही है। अब ये कोई भी इनर प्रोडक्ट हो सकती है। एनीवेज, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के बारे में पहले भी हिंट किया था कि क्या होता है, मैं फिर से नहीं समझाने वाला, मैं पहले समझा चुका हूँ। अब सीधा फिर सवाल पे आते हैं क्या आता है इसका। लेट W be the subspace of R6 spanned by the vectors W1 to W4. Find a basis for the orthogonal complement of W. अच्छा जी, तो सबसे पहले द सबस्पेस W इज़ द सेम एज द रो स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो उन्होंने एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट की है जिसके अंदर ये वेक्टर्स डाल दिए हैं। पहला वेक्टर ये डाल दिया, ये डाल दिया रो फॉर्म में, ठीक है। रोज़ की फॉर्म में इन्होंने एक मैट्रिक्स भर दी है, और सिंस द रो स्पेस एंड नल स्पेस ऑफ ए आर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स, ये हमें पता है, ये मैंने पहले बात की थी बहुत पहले, जो मैं कह रहा था कि 6.2 में इंपॉर्टेंट होएगा कि ये दोनों ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। रो स्पेस और नल स्पेस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं और नल स्पेस निकाल लेते हैं इस मैट्रिक्स की। इस नल स्पेस, इसकी नल स्पेस की बेसिस निकल गई तो हमारे पास इसकी वो निकल गई, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की बेसिस मिल गए। तो हमने बेसिकली ये 1.8 का एक थ्योरम इस्तेमाल किया शायद, जो कहता था कि रो स्पेस और वो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, बट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें गौर करने वाली है कि हमने इसको रो में डाला इसीलिए क्योंकि रो स्पेस एंड नल स्पेस ऑफ ए आर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स, और इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके हमने ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की बेसिस निकालनी है गिवन वेक्टर्स की। ओके, सही, आगे चलता। ऑर्थोगोनैलिटी एंड लिनियर इंडिपेंडेंस। अच्छा, अब 6.3 में इन्होंने एक छोटा सा बात की हुई है कि अगर सारा सेट आपस में ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब ये भी है कि वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। पता नहीं ये कभी यूज़फुल होता है या नहीं होता, लेकिन मैंने कहा बता दूँ। अच्छा जी, अब ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं। कोऑर्डिनेट्स रिलेटिव टू ऑर्थोगोनल बेसिस। अच्छा, अब आप ऑर्थोगोनल बेसिस तो समझते हो ना क्या है, यही है कि जिसके अंदर सारे वेक्टर्स v1 v2 vn के फॉर्म में है और सारे आपस में ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर इनर प्रोडक्ट स्पेस वी। अगर पहले हम वेक्टर स्पेसेस के अंदर बात कर रहे थे, अब हम एक इनर प्रोडक्ट स्पेस की बात कर रहे हैं। इसके अंदर अगर आपने किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना हो अकॉर्डिंग टू अ गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ये इन्होंने बेसिस दी हुई है अपने सिस्टम की, v1 v2 vn। आपने अगर किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, आप इस तरह से करोगे कि जो आपको वेक्टर है जो आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो उसका इनर प्रोडक्ट विद बेस वेक्टर डिवाइडेड बाय या सेल्फ इनर प्रोडक्ट ऑफ कह लो, या फिर स्क्वायर ऑफ नॉर्म कह लो, एक ही बात है, क्योंकि आपको पता है कि वो यू का ये रिलेशनशिप जो मैं कह रहा हूँ, आप दोनों में से कुछ भी समझ लो, एक ही बात होती है। तो ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, मतलब अगर आपने यू के कोऑर्डिनेट्स पूछने हैं तो वो ये होंगे, यू ब्रैकेट्स ऐसे अगर हमने पूछना तो वो ये इन दोनों का इन सारों का ट्यूपल होंगे, ये जो पीछे कोएफिशिएंट लगा हुआ है। एनीवेज, ये होता है ऑर्थोगोनल बेसिस के अंदर। और ऑर्थो नॉर्मल बेसिस होए तो हमें पता है कि ये 1 होएगा, तो इसलिए हमें नीचे डिनोमिनेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है इन सब के नॉर्म्स जो हैं वो 1 है बाय डेफिनेशन। अच्छा जी, अब ये एक और थोड़ी सी बात हुई है कि प्रोजेक्शंस भी होती हैं कुछ। इसकी मुझे कोई सेंस नहीं पता चली, बस यही एक रिलेशनशिप था यहाँ पे देखने वाला इंटरेस्टिंग, कि ये जो सारी चीज़ लिखी हुई है ये एक्चुअली ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ यू ऑन द स्पेस W जब निकाल रहे होते हो, तो फिर आप स्पेस W के सेट के अंदर तमाम बेसिस वेक्टर्स जो हैं उनकी टर्म्स के अंदर आप U को लिखते हो, और वो आपकी प्रोजेक्शन है। अब मुझे नहीं पता है क्या यहाँ पे इसके साथ क्या करना है, इसके अंदर मैं मदद कर सकता हूँ, ये बस
इंपॉर्टेंट है पिछली वाली चीज़, लेकिन ये समझ लो। अब क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे बात होने वाली है ग्राम श्मिट के अंदर। उससे पहले एक छोटी सी बात है कि एवरी नॉन जीरो फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हैज़ एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। कोई एक्सप्लेनेशन तो ज़रूरी नहीं है, बहुत सिंपल है। तो अब ये निकालनी कैसे है, वो ग्राम श्मिट प्रोसेस से निकालनी है। तो ग्राम श्मिट प्रोसेस आपसे कोई एक किसी भी स्पेस की बेसिस लेता है और उस स्पेस की ऑर्थोनॉर्मल बेसिस प्रोड्यूस करता है। तो कैसे करता है, वो लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है। पहले तो वेक्टर, जो पहला वेक्टर है वही रख लेता है, ठीक है, जो बेस u में था, और पहला वेक्टर उसी को बेस v का पहला वेक्टर बना लेता है। अब जो सेकंड वेक्टर है ना हमारी बेसिस के सेट के अंदर, हम u2 ही लेते हैं, लेकिन उसके अंदर से ना v1 प्रोजेक्शन ऑफ u2 ऑन v1 सब्ट्रैक्ट कर लेता है। अब यहाँ पे एक पैटर्न देख सकते हो, ठीक है, कि आप जो पिछला वेक्टर था वो यहाँ पे बेस बन रहा है, ठीक है, v1 v2 और v1, यहाँ पे जो अभी तक पिछले सारे वेक्टर्स आए हैं, आप बस उसमें से ये माइनस कर रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ u3 ऑन द प्रीवियस वेक्टर्स, ठीक है, वो चीज़ आप पुट करी जा रहे हो। ये है ग्राम श्मिट प्रोसेस। अब प्रोजेक्शन का फॉर्मूला भूल गए तो ये है। मैं प्रोजेक्शन इसलिए यहाँ पे बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा सी फ्रैक्शंस वगैरह देख के बंदा घबरा जाता है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये शॉर्ट हैंड हो जाता है, बंदे को फिर भी याद रखने में आसानी होती है। तो एक्चुअली आपको बस ये दो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, एक प्रोजेक्शन का, क्योंकि ये तो आपने वैसे भी रखना है, ये 1.2 में भी है, पता नहीं किस किस में है, कि प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। ये है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है, इस तरह से निकल जाएगी। और ये ग्राम श्मिट का फॉर्मूला है कि फॉर द ith वेक्टर v, ui मतलब जो स्टार्टिंग बेस थी, जो गिवन बेस है, उसका ith वेक्टर उठाते हो और उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हो प्रोजेक्शन ऑफ द ith गिवन वेक्टर ऑन द प्रीवियस वेक्टर्स फाउंड, बेसिकली। तो इसी को अगर हमने वो प्रोजेक्शन के फॉर्मूले के साथ डाल के लिखना हो तो ये इस तरह से बन जाता है, लेकिन ये ड्रॉना लगता है, मैं याद नहीं करता, मैं इसलिए इस तरह से लिख लेता हूँ। आपकी मर्ज़ी, आपने जिस मर्ज़ी तरीके से याद करना है। आपको अगर ये ज़्यादा सिंबल्स अच्छे लगते हैं तो आप ये वाली देख लो। अच्छा जी, अब ग्राम श्मिट और फंक्शंस किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं वो भी मैंने कहा थोड़ा सा बता दूँ, वरना तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ग्राम श्मिट के अंदर बस ये फॉर्मूला अप्लाई करी जाना होता है। तो मैं इसलिए कोई नॉर्मल वाला सवाल नहीं कर रहा, सीधा बस एक फंक्शंस वाला करूँ ताकि एक तीर से दो शिकार हो जाए। ये आपके पास दो वेक्टर्स हैं पी क्यू, आप उनका इनर प्रोडक्ट स्टैंडर्ड डेफिनेशन से ले रहे हो, ए और बी यहाँ पे -1 से 1 है। अप्लाई द ग्राम श्मिट प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्म द स्टैंडर्ड बेसिस 1x(x)² फॉर p2 इनटू एन ऑर्थोगोनल बेसिस 5(1), 5(2), 5(3). तो ये सवाल है। स्टेप 1 = v1 = u1, तो वो तो एज इट इज़ आ गया ना कि ठीक है, हमारी बेस का पहला वेक्टर 1 था, कांस्टेंट फंक्शन f(x) = 1, ठीक है, तो इन्होंने 1 वहाँ पे डाल दिया। वी हैव यू, अच्छा हाँ, अब दूसरे वाले हिस्से के लिए इन्होंने ग्राम श्मिट यहाँ पे डाला हुआ है, u2 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ u2 ऑन v1। तो प्रोजेक्शन ऑफ u2 ऑन v1 तो कुछ भी नहीं आता, क्योंकि आप अगर सॉल्व करोगे इसको खोल के, यहाँ पे देखो, ये u2 v1 ऊपर, ठीक है, इनका इनर प्रोडक्ट अगर आप लेते हो ये आपस में एक्चुअली पहले ही ऑर्थोगोनल है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी ओवरलैप नहीं आ रहा, तो ये एज इट इज़ v2 के अंदर आ जाएगा। अब हम तीसरा वाला देखते हैं। तीसरे वाले के लिए हमें यहाँ पे u3 v1 चाहिए और u3 v2 चाहिए, तो इसलिए हम पहले u3 v1 फाइंड करते हैं। तो वो हम इस तरह से करते हैं कि 1 × x² है, ठीक है, आई थिंक, हाँ, तो x³/3। तो अगर हम इसके अंदर -1 से 1 करें तो क्या होगा, इवेल्यूएट कर लिया, हो गया। अब मुझे इसमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। -1 से 1 अगर हम x³/3 को इवेल्यूएट करें तो वो तो ज़ीरो ही बनता है। x⁴, अच्छा नहीं, वो माइनस प्लस हो जाता है, सही लिखा हुआ है, क्योंकि वो स्टार्टिंग नहीं, वो फाइनल माइनस स्टार्टिंग होता है, तो ये 1/3 -(-1/3) बन जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आ रहा है। आपने ये इनर प्रोडक्ट्स ले लिए, इसी तरह से नॉर्म निकाल लिया v1 और v2 का, तो
ये बस आपने पुट कर दिया, हो गया, लिटरली इतना ही है। ये हमें जो प्रोड्यूस करके देते हैं ना, लेकिन ये एक ऑर्थोगोनल बेसिस होती है, ज़रूरी नहीं है कि ऑर्थो नॉर्मल हो। अगर हमने इसको ऑर्थो नॉर्मल बनाना हो तो फिर आप बस इसको नॉर्म से डिवाइड कर देते हो। खैर अच्छा, ये जो लजांद्रे पोलिनोमियल्स हैं, इनको ये लजांद्रे पोलिनोमियल्स हैं, ये बस इन्होंने एक नाम दिया हुआ है। मैंने कहीं इस्तेमाल होते नहीं देखे, इसलिए मैं इसकी सेपरेट स्लाइड नहीं बनाई, लेकिन ये जो इसका रिजल्ट आया ना, इसका एक ये कूल सा फैंसी सा नाम भी है। एनीवेज, क्यू आर डिकम्पोजिशन। अच्छा, अब ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। क्यू आर डिकम्पोजिशन होती है क्या करते हैं, क्यों होती है? तो ये एक प्रॉब्लम दी हुई है कि है क्या, हम क्यों यूज़ करते हैं। If A is an MXN matrix with linearly independent column vectors, and if Q is the matrix that results by applying the Gram-Schmidt process to the column vectors of A, what relationship, if any, exists between A and Q? तो बेसिकली लिनियरली इंडिपेंडेंट आपको कॉलम्स दिए हुए हैं, तो आपको पता है लिनियरली इंडिपेंडेंट तो एक बेस होगी किसी स्पेस की, उनका स्पैन कुछ होगा, ठीक है। आप उस स्पेस के लिए एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस प्रोड्यूस करते हैं यूजिंग ग्राम-श्मिट, और वो जो ग्राम-श्मिट प्रोसेस के अंदर आपको जो वेक्टर्स मिले हैं, कॉलम वेक्टर्स मिले हैं बेसिस का, उनको जोड़ते हो तो आपको क्यू मिल जाता है। अब ये दो किस तरह से रिलेटेड है, ए इक्वल्स क्यू आर। अब आर क्या है, तो पहले तो ये देखना ना ए और क्यू क्या था। ए ये था कि जो वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं बेसिस, ये कॉलम्स हैं बेसिकली उसके, ठीक है। ये आपस में लिनियरली इंडिपेंडेंट है, इन्होंने गारंटी दी हुई है कि इसके कॉलम्स आपस में लिनियरली इंडिपेंडेंट है। हमने उनको U1 से UN तक नेम कर लिया, प्रोड्यूस किए, फिर हमने उनकी मदद से एक नई ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ऑर्थोगोनल बेसिस मेरा ख्याल है, Q1 Q2 अप टू QN। आर की भी पूरी डेरिवेशन लिखी हुई है कि कैसे आया, लेकिन मैं बताने नहीं वाला, फ़ायदा नहीं है कोई करने का। ये आई गेस रटी लो, इसका यही तरीका है, क्योंकि आपको ये एक लॉन्ग आ जाएगा, उसके अंदर बस पुट करना होगा, वैल्यूज़ निकालनी होंगी, तो कोई कंसेप्चुअल चीज़ नहीं आनी मेरा ख्याल है इसमें। तो U1 Q1, अच्छा ये पैटर्न देख लो यार, पहला कॉलम U1 का, दूसरा कॉलम U2 का, तीसरा कॉलम इस तरह से N तक, और पहली रो Q1, दूसरी रो Q2, आखिरी रो QN, इस तरह से। तो ये पैटर्न है, तो काफ़ी ईजी है याद रखना कि जिस तरह से आपके पास ए में था आपने उसी तरह से लिख दिया, बस आपने साथ इनर प्रोडक्ट ले लिए विद Q1 फॉर डिफरेंट रोज। अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्यू आर डिकम्पोजिशन ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। तो ये एग्जांपल दी हुई है एक्चुअली, फाइंड अ क्यू आर डिकम्पोजिशन ऑफ A इक्वल्स 1 1 1, जो भी है 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1। द कॉलम वेक्टर्स ऑफ A आर दिस। उससे आप ग्राम-श्मिट अप्लाई करके एक ऑर्थोगोनल बेसिस प्रोड्यूस करते हो और उसको ऑर्थो नॉर्मलाइज करते हो। अच्छा हाँ, इसके लिए नॉर्मलाइज होना ज़रूरी था, मैं भूल गया था बताना। इनको फिर आप ऑर्थो नॉर्मलाइज भी कर लेते हो, वो यही है कि नॉर्म से डिवाइड कर लेते हो, जो आपके पास रिजल्ट आते हैं ऑर्थोगोनल। Q1 Q2 Q3 आ गया हमारे पास ऑर्थो नॉर्मल बेसिस। अब हम उसकी मदद से R प्रोड्यूस कर लेते हैं, और वो बस फॉर्मूला लगाना है, और आपने फिर वेरीफाई करके दिखाना है कि देखो A इक्वल्स क्यू आर हो गया, बस इसमें और कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे पास ग्राम-श्मिट भी हो गया, क्यू आर डिकम्पोजिशन भी हो गया। अब 8.1 लिटरली 1.8 ही है, उसके अंदर सबसे पहले बताओ लीनियर ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं, वही दो प्रॉपर्टीज़ के एडिटिव और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली। उसके अलावा कुछ ऑपरेटर्स बताए हुए हैं। अच्छा, ऑपरेटर्स मैंने पहले जिक्र नहीं किया था क्या होते हैं। ऑपरेटर्स ऐसे ट्रांसफॉर्म्स होते हैं जो एक ही बेस में वापस ला रहे होते हैं, मतलब R2 से R2 अगर कोई ट्रांसफॉर्म जा रहा है उसको एक ऑपरेटर कहेंगे। तो कुछ ऑपरेटर्स जो कॉमन है वो नल ऑपरेटर, जो हर किसी चीज़ को बस नल कर देता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर जो डाला वही वापस कर देता है। डायलेशन और कंट्रैक्शन ऑपरेटर्स जो कि या लंबा कर देते हैं छोटा कर देते हैं, डायलेशन में लंबा, कंट्रैक्शन में छोटा। ट्रांसलेशन के अंदर वो मूव कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह रोटेशन भी होती है, बट वो आगे बढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्म ऑन, अच्छा उसके अलावा उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई है कि ट्रांसफॉर्म्स पॉलिनोमियल्स पे भी अप्लाई हो जाते हैं, मैट्रिसेस पे भी हो जाते हैं। तो वो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी वेक्टर के ऊपर कुछ भी कर लो। ट्रांसफॉर्म्स डिफाइंड बाय इनर प्रोडक्ट इंटीग्रल्स। हाँ, उन्होंने फिर ये दिखाया कि ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन जो होती है, R2 से R2 जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर डेफिनेशन, उसके अंदर इंटीग्रल भी डाले हुए हैं वगैरह। बस उन्होंने उसकी पूरी डाइवर्सिटी शो की हुई है कि बहुत डाइवर्स होते हैं ट्रांसफॉर्म्स। ये आपके काम की चीज़ नहीं है, बस ये उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डेवलप करने के लिए। आगे आ जाता है इवैल्यूएशन ट्रांसफॉर्मेशन का नया कॉन्सेप्ट। ये है कि आपके पास अगर कोई फंक्शन है ना,
तो इसका एवेल्यूएशन ट्रांसफॉर्म जो होगा एट x1 अप टू xn, वो क्या होगा? तो बेसिकली आप ना कुछ डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स का सीक्वेंस रख लेते हैं, यहाँ पे रख लिया 1 2 3 5, जो मर्जी रख लिया, 1 7 या 0.1 1 5, जो मर्जी कर, आपने कोई सीक्वेंस रख लिया ऑफ रियल नंबर्स यहाँ पे आपने इन रियल नंबर्स के ऊपर ना आपका ट्रांसफॉर्म सिर्फ यही कर रहा है, ये आपका ट्रांसफॉर्म है कि इन सिलेक्टेड रियल नंबर्स के लिए ये कर रहा है। तो एक एग्जांपल उन्होंने ये दी हुई है कि अगर आपके पास इवैल्यूएशन ट्रांसफॉर्म फॉर एक ऐसा इवैल्यूएशन ट्रांसफॉर्म है जिसके अंदर जो सीक्वेंस है वो ये है -1 2 4, तो वो क्या उसके अंदर अगर हम ये फंक्शन डाल देंगे x² -1, तो क्या होगा? तो यहाँ पे उसकी बस वैल्यूज पुट कर दी हैं, ये है इवैल्यूएशन ट्रांसफॉर्म। बस ये एक नया कॉन्सेप्ट था, पता नहीं शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है नहीं आता, मैंने इसलिए मेंशन कर दिया। अब ये एक एक्चुअल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कर्नल और रेंज क्या होता है? कर्नल होता है ऑल x सच दैट t ऑफ x इक्वल 0, ठीक है? तो अगर ये ओरिजिनल है और ये ट्रांसफॉर्म होकर w में आ रहे हैं, कर्नल वो तमाम x की वैल्यूज़ होती हैं आपके सेट v के अंदर जो 0 पे मैप हुई हुई हैं w के, ये है। इसी तरह रेंज है, वो तो वही चीज़ है कि ओ v के तमाम वेक्टर्स w के किस सब स्पेस में आते हैं, तो ये है सम रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। तो ये कर्नल की एक है कि ओ कर्नल टी ए इज़ एक्चुअली इक्वल टू नल स्पेस ऑफ ए। ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट होएगा भाई तुम्हें याद करने हैं। इस तरह के सवाल आ सकते हैं क्योंकि चैप्टर 8 में से कोई लॉन्ग नहीं इतना इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग में आता जो आज है, शायद एक आध है, लेकिन ज़्यादातर मैंने अभी एक पास पेपर से देखा, उसके अंदर मुझे ये नज़र आया था कि ABC करके पार्ट्स में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो डू विद दैट व्हाट यू विल, आई गेस। कर्नल फाइंड करना है ना अगर आपने किसी का, तो आप इस तरह से कर सकते हो कि आप नल स्पेस ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स निकाल लो। ये जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है ना आपके ट्रांसफॉर्म की, उसकी नल स्पेस निकाल लो, तो वो इसका कर्नल होगा। बस एक रैंडम फन फैक्ट वो यही है कि देखो ना, इसकी वजह ये है कि कर्नल की डेफिनेशन क्या है कि आप ट्रांसफॉर्म अप्लाई करो TA किसी भी x के ऊपर, ठीक है, और आपके पास आंसर आए नल, तो ये तो बहुत ऑब्वियस है कि आप इसको अगर x1 x2 x3 के लिए सॉल्व करोगे तो इसकी नल स्पेस ही आएगी TA, ऑब्वियसली एक ही बात है। तो ये बड़ी ऑब्वियस बात लिखी हुई है। ये थोड़ी लेस ऑब्वियस बात है, वो ये है कि कॉलम वेक्टर्स जो है ना आपकी मैट्रिक्स के, उनकी जो उनका जो स्पैन है वो आपकी रेंज के बराबर है। तो कॉलम स्पेस ऑफ A इक्वल्स रेंज ऑफ T, ट्रांसफॉर्म का जो होता है। अच्छा खैर, नलिटी ऑफ TA इज एक्चुअली इक्वल टू नलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्म, रैंक ऑफ TA इज एक्चुअली इक्वल टू रैंक ऑफ A, ठीक है? तो ये उसकी बोर्ड में डेफिनेशन लिखी हुई है कि ओ डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ A एक्चुअली, लेकिन एक्चुअली ये रैंक ऑफ A ही है, ठीक है? तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप उस मैट्रिक्स का रैंक लगा लोगे तो आपको उस ट्रांसफॉर्म का रैंक मिल जाएगा कि ओ इसके अंदर 2 1 आ रहे हैं तो इस ट्रांसफॉर्म के अंदर भी रैंक 2 है। अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ ठीक है, कूल। अच्छा मैट्रिक्स, अच्छा हाँ अब एक्चुअल शिट आ गई। क्वेश्चन 8.4 ये प्रॉबेबली आएगा सवाल। अच्छा आई एम गेसिंग, वैसे तो कम आ रहा हूँ, मुझे क्या पता। मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्म T रिलेटिव टू बेसिस B एंड B प्राइम। तो ये बेसिकली ना ये कर रहा है कि अगर आपके पास ये एक वेक्टर स्पेस है V और ये एक वेक्टर स्पेस है W और इसकी बेस है B और इसकी बेस है B प्राइम, अगर आप एक ऐसा ट्रांसफॉर्म डिफाइन कर सकते हो जो V के एलिमेंट्स एक्सप्रेस्ड इन बेस B को कन्वर्ट करें इनटू W के एलिमेंट्स एक्सप्रेस्ड इन B प्राइम, तो उस ऐसी मैट्रिक्स को ना हम इस तरह से लिखते हैं कि टू फ्रॉम ये B प्राइम में कन्वर्ट करें B के एलिमेंट्स को, ठीक है? तो अब इसकी भी डेरिवेशन लिखिए, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और आपको इसका आना क्या है इसमें से, पढ़ाया तो कुछ भी नहीं हुआ सर ने इसमें से। खैर TU1 B1, अच्छा हाँ,
आप बेसिकली ना स्टार्टिंग बेस जो है आपकी उसके ट्रांसफॉर्म्स लेते हो, ये बिल्कुल चेंज ऑफ बेसिस की तरह ही है वैसे, बस फ़र्क ये है कि आप पहले ट्रांसफॉर्म ले रहे हो, वरना वही चीज़ है कि आप स्टार्टिंग बेस को बेस प्राइम में एक्सप्रेस किया हुआ है, ये वही चीज़ है यहाँ पे, बस उससे पहले आपने ट्रांसफॉर्म ले लिया हुआ है, ये यहाँ पे हुआ हुआ है। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हो। और उन्होंने कहा हुआ ओ फन फैक्ट, ये चेंज ऑफ बेसिस ही है ब्रो, समझ लो। बेसिकली अगर आप चेंज ऑफ बेसिस के अंदर दोनों साइड भी ट्रांसफॉर्म ले लो ना तो होता ही है। ये कूल नहीं, वैसे अनआयरॉनिकली मेरा ख्याल है इन्होंने बस ये किया हुआ है टी बी प्राइम दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया हुआ है और वो है। अच्छा खैर, अब इसको फाइंड कैसे करना है, सीधी सीधी बात जो है, ये हमें सवाल दिया हुआ है। लेट ट्रांसफॉर्म टी फ्रॉम P1 टू P2 बी द लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय XPX। तो आप एक लिनियर पोलिनोमियल ले रहे हो जिसको आप एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कन्वर्ट कर रहे हो डिग्री 2 में, ठीक है, एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो बेसिकली हर टर्म को। तो आपसे पूछा हुआ है कि फाइंड द मैट्रिक्स फॉर टी विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस। तो बेसिकली होगा तो वैसे कुछ इस तरह से ना कि वो, मैं वैसे क्यों स्पॉइल कर रहा हूँ, अच्छा खैर ठीक है। और उन्होंने बेसिस दी हुई है बी प्राइम, बी और बी प्राइम, ठीक है। बेस U1 U2 के अंदर ये वेक्टर्स हैं, बी प्राइम के अंदर ये वेक्टर्स हैं। आपने करना ये है कि आपने कैसी ट्रांसफॉर्म बनाना है। अब वैसे इसके अंदर ये सेंस नहीं बनती ये मेथड यूज़ करने की, क्योंकि बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस हैं। आप नॉर्मल भी ट्रांसफॉर्म की स्टैंडर्ड मैट्रिक्स निकालो, ये तरीका होगा, लेकिन आई गेस ये दिखाने की कोशिश की हुई है सिंपलर कॉन्सेप्ट के साथ, बट व्हाटएवर। आप पहले स्टार्टिंग बेसिस को ट्रांसफॉर्म करते हो, ठीक है, कर लिया, उसको एक्सप्रेस कर लेते हो इन बी प्राइम, फिर आप उनको जोड़ लेते हो, आपके पास आंसर आ जाता है। ये है, ये आपके पास टी आ गया, टी रिलेटिव टू बी प्राइम बी, किस तरह से कहते हैं, हाँ, बेसिस बी एंड बी प्राइम। सही है। अब एक्चुअली इसकी रियल एप्लीकेशन क्या है, ये तो मजाक था फिर पहले। तो R2 से R3 पे जा रहे हो, ये आपको डेफिनेशन दी हुई है लीनियर ट्रांसफॉर्म की, तो आप उस डेफिनेशन को यूज़ करके ना, अच्छा, और आपके साथ बेसिस भी दी हुई है ऑब्वियसली जिनमें कन्वर्ट कर रहे हैं, बी और बी प्राइम दी हुई है। तो आप बेसिस ऑफ U1 उठाते हो, U1 U2 उठाया, ट्रांसफॉर्म में डाला, आउटपुट निकाली, आपके पास आउटपुट आ गई। अच्छा, इन्होंने वैसे आपकी आसानी के लिए भी दी हुई है, कूल, हू केयर्स। तो ट्रांसफॉर्म निकाला, उसको एक्सप्रेस किया इन बी प्राइम और उनको पुट कर दिया एक साथ। ये लिटरली इसी तरह से सारे पैटर्न नज़र आ गया। अब देखते हैं इसके अंदर डिफरेंट क्या था। इसके अंदर डिफरेंट ये था कि बेसिस एक्चुअली डिफरेंट, इसने आंसर मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा। तो मुश्किल नहीं होगा, बस ये लिनियर कॉम्बिनेशन बनाने वाला काम करना पड़ा है बी प्राइम की बारी, पहले नहीं करना पड़ा था, पहले वो हुआ पड़ा हुआ था। तो ये काफ़ी ईजी है अगर आपने पहले कॉन्सेप्ट समझ के किए हैं। तो इसके अंदर बस ये 3 स्टेप्स हैं कि पहले ट्रांसफॉर्म एवेल्यूएट करो बेस का, फिर रिलेटिव टू बेस प्राइम, उसके बाद बस जोड़ दो, आपके पास आंसर आ गया। अब कॉम्पोजिशन में ये किस तरह से यूज़ होएगा, अगर आपके पास T2 और T1 को आपने बी प्राइम बी में करना है तो क्या करोगे। तो इसका भी बहुत इजी तरीका है कि पहले आप T1 के निकाल लोगे बी प्राइम से बी, और T2 का बी प्राइम से बी प्राइम, तो वो तो बी प्राइम से बी प्राइम बार बार लिखने की ज़रूरत की जगह आप खाली बी प्राइम लिख दो। तो ये है, इस तरह से आप ये कर रहे हो कि आप पहले ना T1 अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद आप T2 अप्लाई कर रहे हो, यही होता है ना कॉम्पोजिशन के अंदर। तो इन्होंने इस तरह से लिख दिया और उसके बाद बस मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो कह दिया कि इसका आंसर है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए इन्होंने डायरेक्ट तरीके से भी करके दिखाया है कि ओ पहले मैं स्टैंडर्ड बेसिस जो है बी की मैं इस पूरे कॉम्पोजिट के अंदर डालता हूँ, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, ये हमें उसके बाद आपने बी प्राइम में एक्सप्रेस कर लिया और वो कर लिया। तो यार वही है, बहुत ईजी है ये, ठीक है। तो आगे चलते हैं 8.6। अच्छा जी, अब इन्होंने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ना डायग्राम्स वगैरह बनाई हुई है इस चैप्टर के अंदर कि ओ शीयर क्या होता है वगैरह, ये क्या होता है, रोटेशंस क्या होती हैं। ये मुझे नहीं पता कैसे आएगा, लेकिन जो मुझे एक लग रहा था सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, मैंने वो डाल दी बीच में। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स, ये अगर आपके पास है थ्योरम जो है उठा लेते हैं यहीं से। अच्छा हाँ, अ शीयर अलॉन्ग अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, बेसिकली कहा हुआ है, या मैं किताब ही खोल लेता हूँ वो ज़्यादा इजी रहेगा। एज कंट्रोल शिफ्ट,
कंट्रोल शिफ्ट टी, कूल। आइसोमॉर्फिज्म्स नहीं इंक्लूडेड, ये भी नहीं इंक्लूडेड, 8.6 इंक्लूडेड है। चैप्टर नंबर, अच्छा ये इसके अंदर ऑफसेट आया मैंने, हाँ ये है, इधर देख लेता है। यहाँ काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये किताब से सीधे सीधे करने वाली बातें हैं। इसके अंदर स्लाइड्स मैंने इतनी अच्छी नहीं बनाई कोई, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। अब ये देखो यार, ये एक स्क्वायर है, इसके ऊपर रोटेशन का ट्रांसफॉर्म लगाओ तो ये रोटेट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट करोगे तो ये देखो एक्स की राइट पे था, ये वाई की राइट पे था, अब वाई की लेफ्ट पे हो गया, क्योंकि हमने एक्स का साइन चेंज कर दिया। इसी तरह से अगर हम वाई इक्वल्स एक्स पर रोटेशन करें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, वैसे ये है कि देखो उन्होंने लेबल किया ना कि ये साइड 1 है, ये साइड 2 है, ये साइड 3 है, ये साइड 4 है, वो स्वैप हो गई हैं, बट इट डजंट रियली मीन एनीथिंग क्योंकि स्क्वायर। एनीवेज, ये कुछ और मजाक है छोटे छोटे। फिर बताया हुआ कि ये कुछ ट्रांसफॉर्म्स हैं, इधर देख लो। यार क्या, कहाँ पे ज़्यादा अच्छी एग्जांपल है, मैंने जो दिखाना था कहाँ पे, ये रोटेशन वगैरह के हैं, ये रटा ही है, करना है कर लो, नहीं करना ना करो। ये तो मेरा ख्याल है वो है H थीटा एक्स P थीटा एक्स रोटेशन, नहीं वो नहीं है, डिफरेंट है ब्रो। खैर ये सबसे एज टॉपिक है, इसके अंदर मैं आपकी कोई खास मदद नहीं कर सकता। बस ये देखने वाली चीज़ है कि शेयर क्या होता है। शेयर होता है कि आपका जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, अच्छा ये सारे जो है ना, यहाँ पे हम सारे ट्रांसफॉर्म्स को ना कुछ फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। उसके अंदर आ जाती है शेयर, रिफ्लेक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन। रिफ्लेक्शन अबाउट अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, पहले तो y इक्वल्स x के था ना, अ कंप्रेशन एक्सपेंशन अलोंग अ कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन अबाउट अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो तमाम एलिमेंट्री मैट्रिसेस, अच्छा देखो ना, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, आप उसको एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हो, राइट, अगर वो डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा तो आप ट्रांसफॉर्म की मैट्रिक्स जो भी है T, उसको भी आप E1 E2 की फॉर्म में लिख सकते हो। और ये जो सारे E1 E2 है ना, ये खुद एक एक ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट करें जो हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये जो सारे हैं ट्रांसफॉर्म्स, ये इनको कहेंगे फंडामेंटल ट्रांसफॉर्म्स कह लो या जो मर्जी कहना कह लो। तो इनके बारे में हम देख रहे हैं कि शेयर क्या होता है। शेयर होता है कि आप रो में कुछ ऐड कर दिए, मैंने रो 1 प्लस रो 2 कर दिए, यहाँ पे मैंने रो 2 प्लस रो 1 कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका रिजल्ट क्या आता है कि अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये आगे को टिल्ट हो गया, अगर नेगेटिव है तो इधर को हो गया। इस तरह से ये शेयर होता है। इसी तरह से अगला जो है यहाँ पर दिया हुआ इन्होंने, अ कंप्रेशन अलोंग अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, नहीं, रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल्स x, वो भी इसी तरह से ही है कि अगर आपके पास यूँ है कुछ, यहाँ पे एक चीज़ बनी हुई है तो वो यहाँ पे उल्टी हो जाएगी इस तरह से, x की जगह y आ जाएगा, स्वैप हो जाते हैं। तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है कि रो इंटरचेंज कर लो आप, अगर आप 2 स्पेस की बात कर रहे हो, रो 1 और रो 2 की पोजीशन स्वैप कर लो तो हो जाता है। ऐसा ये है। कंप्रेशन अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो यही है कि आप 1001 की जगह आप 0.01 डाल दो, तो अब एक्स एक्सिस के अलोंग 10 टाइम्स छोटा हो गया, और एक्सपैंड करना हो तो बस ग्रेटर देन 1 कोई नंबर डाल दो। रिफ्लेक्शन अबाउट अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, तो ये है कि आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। उसके बाद है अ कंप्रेशन और एक्सपेंशन अलोंग अ कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉलोड बाय अ रिफ्लेक्शन अबाउट अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अ कंप्रेशन और एक्सपेंशन अलोंग अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ये वो है स्ट्रेचुअली शर्ट। उसके अलावा रिफ्लेक्शन भी हो रही है अबाउट अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये थोड़ा बहुत भूल गया, आई डोंट रिमेंबर। ये इसके अंदर और कुछ करने वाली बात नहीं, सीधा सवाल के ऊपर आता है। सवाल इसके अंदर ये है कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है A 0 1 2 1, आप इसको ना रिड्यूस्ड रो एशेलॉन में ले आते हो और आप नोट करते हो कि आपने कौन से रो ऑपरेशंस यूज़ किए हैं इसको करने में। ये आपकी एलिमेंट्री मैट्रिसेस आ जाती हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब आपने यहाँ पे इंटरचेंज द फर्स्ट एंड सेकंड रोज, ये हमारा पहला ऑपरेशन था, तो हमने उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स निकाल लिए। मल्टीप्लाई द फर्स्ट रो बाय 1/2, हमने उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स निकाल लिए। अब यहाँ पे E3 जो है ये वो आखिरी वाला ऑपरेशन हो गया, ऐड -1/2 टाइम्स द सेकंड रो टू द फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया। ये 3 हमारे पास एलिमेंट्री मैट्रिसेस आ गए। वी कैन राइट A एज E1 इंटू E2 इंटू E3, आई थिंक इन्वर्स उल्टा बोल दिया, हाँ ठीक है,
क्योंकि वो ये है ना कि ए के ऊपर पहले E1 करो, वो ये है एक सेकंड कहाँ गया, ए के ऊपर पहले आप E1 अप्लाई करते हो, उसके बाद आप E2 अप्लाई करते हो, फिर आप 3 करते हो, और फिर इवेंचुअली आपको मिल जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर आप ए जो है उसको आइसोलेट करना हो तो आप यहाँ पे पहले E3 इन्वर्स ले आओगे और पीछे E2 E1 रहेंगे, तो आप फिर से लेफ़्ट मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे E2 इन्वर्स आ जाएगा और यहाँ पे E1 इन्वर्स आ जाएगा। ओ यार LA लिखा हुआ, अच्छा ठीक है। तो इतनी बात हो गई। अब ये जो 3 है हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड्स में लिख देते हैं कि ये क्या है। तो पहला वाला है शेयर बाय अ फैक्टर ऑफ 1/2, मतलब E3 जो है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहला ऑपरेशन यहाँ पे राइट टू लेफ्ट करता है। हमने उनके इन्वर्सेस फाइंड किए बाय द वे। तो ये, तो पहला ऑपरेशन ये है शेयरिंग बाय अ फैक्टर ऑफ 1/2। अगला ऑपरेशन ये है कि आप एक्सेस के अलॉन्ग 2 का स्ट्रेच ले रहे हो, और यहाँ पे है कि आपने y = x के अलॉन्ग आपने वो रिफ्लेक्शन कर दिया। तो ओ देखो, अगर आप गौर करो तो ये डायग्राम हमारी देखो प्यारी सी। एनीवेज इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, ये साथ रोटेशन वाली शेट है, मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला, मैं मर के भी ना करूँ। सर ने चैप्टर 8 पूरा ही नहीं पढ़ाया, मैं ये रट्टा तो लगाने से रहा। हमें तो चैप्टर 8 का एक सवाल तक नहीं किया, एक लेक्चर तक नहीं हुआ, ठीक है। तो आई डोंट नो। एनीवेज इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स ये एक चीज़ है किताब के अंदर जो मैंने मिड 1 में शायद जिक्र किया था, मिड 2 में किया था कि ओ देखो ये स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट है, अगर इनमें से इतने होंगे तो उस वक्त हमें खाली इतनी नज़र आ रहे थे। पूरी किताब में ना ये एक्सपैंड होते हैं, मतलब जैसे हमने ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ा वो आ गया बीच में, जैसे हमने आइगन वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा वो बीच में आई हुई है यहाँ पे कहीं। इसमें लिखा नहीं हुआ लेकिन पिछले चैप्टर में आइगन वैल्यूज़ वाला भी डाला हुआ था। इन्होंने सारा कुछ बड़ा सा बनाया हुआ, बहुत बड़ा। तो ये इवॉल्व करता जा रहा है और ये बता रहे हैं कि ओ अगर डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं है ना तो ये सारा कुछ ट्रू है, हमें पता। और अगर डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर है तो ये सारा कुछ फॉल्स है। तो ये बेसिकली शो किया हुआ है कितना इंटर रिलेटेड है सब कुछ। ओ ये रहा आइगन वैल्यू, हाँ देखो जहाँ जहाँ पढ़ा हुआ है कि ओ रैंक क्या होती है, नल्टी क्या होती है, वो भी बताया है साथ साथ। एनीवेज इस वीडियो में मैं और कुछ भी नहीं कवर कर सकता। पास्ट पेपर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि LA है, ठीक है। LA के अंदर बस यही है कि ओ ग्राम श्मिट आ गया वगैरह, बस ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, कर लिया, हो गया, बात ख़त्म। गुड लक, शब्बा खैर।